वो है सब्सिडेंस है, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पूरी एशिया को एक्चुअली राइस कल्चर कंट्री भी बोला जाता है, राइस कल्चर कंट्री, ये राइस कल्चर वाले लोग हैं। और देखिए जो यूरोपियंस वाइट पीपल जिन्होंने हम पे ये किया था, रूल किया था, उन्होंने खुद के देश को कहा लैंड ऑफ लिस्ट एफर्ट। लिस्ट एफर्ट का मतलब क्या है? कम कोशिश कीजिए आपको बहुत मिलेगा। देख रहे हैं आपने को क्या कहा है? लैंड ऑफ लिस्ट एफर्ट, कि आप कम कोशिश करें आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, हम लोगों को बोल दिया गया लैंड ऑफ लेजीनेस, आलसी लोगों का देश। मतलब ये तो कोई काम नहीं, ये लोग लेजी हैं, ये आलसी हैं। ठीक है, सकता मेरा कोई रूप देख लिया हो तो आपको। और जो अफ्रीकन्स हैं उनको तो और बुरा बोल दिया लैंड ऑफ बारबेरियन, हबशियों का देश। मतलब आपने वर्ल्ड में क्या इमेज डाल दी उनकी कि हबशी लोग हैं। हबशी का मतलब लाइक एनिमल। तो बाहर का लोग जो अफ्रीका नहीं गया है वो तो यही सोचेगा ना, पीपल लाइक एनिमल, और अपने आप को सुपीरियर बता दिया, हमें आलसियों का देश। इस तरीके से वर्ल्ड को उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। इज इट क्लियर? गुड। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है, आपको हाँ, तो ये राइस कल्टीवेशन का ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस एग्रीकल्चर के बाद जो हमें अगला एग्रीकल्चर पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इससे ही तुलना की, इसीलिए और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लिखिए नेक्स्ट एग्रीकल्चर लिखिए, और इम्पोर्टेंट का इसमें मार्क लगा दीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसका नाम लेते हुए शायद आप समझ भी जाएं कि हाँ इस तरह का एग्रीकल्चर है। ठीक है, देखिए क्या कीजिएगा, इससे ठीक पीछे वाले एग्रीकल्चर को मैंने सब्सिडेंस एग्रीकल्चर कहा। ठीक है, ओके। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर को आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस लाइन को ऐड कर लीजिए, ठीक है, उसी में लास्ट में ऐड कर लीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखिए इंटेंसिव का मतलब आप अगर ऐसे सोचिए, जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है, समझा ना, बहुत घना है, इंटेंस है, तो एक तरह से इसको सघन बोलते हैं। इंटेंसिव मतलब कम में पूरी पहुंच हो गई, जैसे इस तरह से एग्रीकल्चर। अब इसी की तुलना करेंगे, इज इट? लिखिए नेक्स्ट लिखेंगे एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ओके, एक्सटेंसिव और कॉमर्शियल। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहले मैंने एक्सटेंसिव वर्ड यूज कर दिया। एक्सटेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ, और फिर मैंने क्या यूज किया? कॉमर्शियल। दिमाग में रखिएगा बिजनेस की सोच। क्या हो गया? बिजनेस की सोच। आगे समझ, तो आपने लिखा एक्सटेंसिव और कॉमर्शियल। ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग, नहीं रुकिए, जैसे आपने पहले लिखा था ना एक्सटेंसिव, उसके बाद और लगाकर आपने लिखा कॉमर्शियल, फिर आगे लिखिए ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन फार्मिंग मतलब है कि आप इसको कह सकते हैं कि देखिए फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर ही तो है। फार्मिंग क्या है? एग्रीकल्चर ही तो है। तो आप लोग जो है इसके नाम को अगर वो बदल देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे। इज इट क्लियर? देखिए वो या तो इसको बोल देंगे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, क्या बोल देंगे? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कोई दिक्कत नहीं। इसी को वो बोल देंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वही बात है। फिर इसी को वो कह देंगे ग्रेन फार्मिंग। क्या कह देंगे? ग्रेन फार्मिंग, तो भी यही है। या वो लिख देंगे कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, तो भी यही है। मतलब बिजनेस टर्म दिमाग में रखिएगा, बिजनेस वाली कोई भी अगर टर्म वो पूछते हैं आप इसी पर फोकस कीजिएगा, यहीं से आंसर निकल जाएगा। इसलिए इसका नाम बहुत चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तुलना आप अपने देश से कीजिए तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमारे देश में और यहाँ पर क्या ये प्रॉब्लम है। तो देखिए जैसे मैंने सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में कहा था
कि जो सब्सिडेंस एग्रीकल्चर है वो कैसे देशों की हो रही है, डेवलपिंग में। क्या बोला था? डेवलपिंग में। लेकिन इसको तुरंत उल्टा कर दीजिए, ये डेवलप्ड में होगा। किसमें होगा? डेवलप्ड। एकदम क्लियर हो गया? ये सोच ही आपको अपने आप नोट्स बनवा देगी, आपको कुछ नहीं रखना। आपने डेवलप्ड सोच लिया, देखिए आपके दिमाग से नोट्स बन जाएगा। इज इट क्लियर? डेफिनेटली मैं उसी पर लेकर जी हाँ, मैं एकदम उसी पर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने यूएस से कहा, मैं पूरे वर्ल्ड में फिर इसको इम्प्लांट कर दूंगा। आपने गलत नहीं कहा। इज इट क्लियर? उसी को मैं बताऊंगा। इज इट क्लियर? चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखना आपने, इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्री। 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 ये कैसे कंट्री में किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है? डेवलप्ड कंट्री। अब अपने देखो एकदम इजीली दिमाग से सोचो और देखो आपको अपने आप दिखने लगेगा, यानी डेवलप कंट्री में हो रहा है। इज इट क्लियर? तो सोच समझ कर बताइएगा, पॉपुलेशन ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। काश मैडम मेरा में खुद ही कर जाऊंगा। एक बात ध्यान से सुनो, जब ये इमेजिन भी कर लिया, चलो अब जो बोल रहा हूँ उसको समझो, ध्यान से सुनिए। डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन आप जब डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पॉपुलेशन को कम है। इसलिए कभी भी डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन की बात नहीं की जाए, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन कम होता है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? कम पॉपुलेशन वाले टर्म को कैसे लिखेंगे? लेस पॉपुलेशन। यही गलती कर जाएंगे। मैंने आपको एक समय बताया था कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो सेटलमेंट और क्लस्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्लस्टर सेटलमेंट। और जब पॉपुलेशन कम होता है तो सेटलमेंट को स्कैटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड। इसका मतलब है ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन और स्कैटर्ड सेटलमेंट का एरिया होगा। स्कैटर्ड का मतलब है बिखरा हुआ, एक जगह नहीं। और हमारे यहाँ देखिए हर जगह मेला लगा रहता है। गुड। सोसाइटी कैंसिल। लेकिन इट इज प्रैक्टिस्ड इन स्कैटर्ड पॉपुलेशन एरिया। देखिए इट इज प्रैक्टिस्ड इन स्कैटर्ड पॉपुलेशन एरिया। इट इज प्रैक्टिस्ड इन स्कैटर्ड पॉपुलेशन एरिया। स्कैटर्ड पॉपुलेशन एरिया। अब यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, जब हम स्कैटर्ड पॉपुलेशन कहते हैं तो पॉपुलेशन बिखरा हुआ होता है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बिखरा हुआ है, इसका मतलब है पॉपुलेशन कमी है, तभी तो पॉपुलेशन क्या है? बिखरा हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा स्कैटर्ड पॉपुलेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है बड़े भाई, फिर मैं आपसे सर पूछता हूँ ताकि मैं इस जो गलती की है उसको अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए, दोबारा ऐसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्लास में जो सीखेंगे वो ठोस सॉलिड सीखेंगे। रिवीजन नहीं भी करते हैं तो भी मेरी ड्यूटी है, मैं आपके दिमाग से गेम होके करा दूंगा, बस मेरी आवाज़ को सुनते रहना। इट इज क्लियर? ठीक। तो जैसे मैंने कहा स्कैटर्ड पॉपुलेशन, अब सोचिए एक तो पॉपुलेशन कम है प्लस कंट्री भी क्या है? डेवलप्ड है। तो एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की जमीन, उसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। क्या एक्सटेंसिव वर्ड ये शो कर रहा है? एक्सटेंसिव का मतलब बड़ा। इसका मतलब इसमें एग्रीकल्चर लैंड का जो साइज होगा वो बहुत लार्ज होगा और एक्सटेंसिव होगा। लिखेंगे द साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज लार्ज और एक्सटेंसिव। द साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, द साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज लार्ज और एक्सटेंसिव। इज लार्ज और एक्सटेंसिव। इज लार्ज और एक्सटेंसिव। तो प्लीज याद रखना कि एग्रीकल्चर लैंड का जो साइज क्या होगा वो बड़ा होगा। सोचिए पॉपुलेशन कम है इसीलिए तो जमीन ज्यादा है। पॉपुलेशन कम है इसीलिए जमीन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जमीन कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप देखिए मैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा कि इनको नेचर ने कितना ऑलरेडी गिफ्ट दे रखा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग सभी लोग
कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चर लैंड का साइज क्या है, खूब बड़ा है। अब देखिए जैसे कल सिखाया था कि एग्रीकल्चर लैंड कहने का मतलब हम सब में खेती नहीं करते, कुछ खास जमीन पे खेती करते हैं जिसको हम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो जब एग्रीकल्चर लैंड बड़ा होगा तो फिर कल्टीवेशन लैंड भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये भी लिख लीजिए, कल्टीवेशन लैंड इज आल्सो वेरी लार्ज। कल्टीवेशन लैंड इज आल्सो वेरी लार्ज। कल्टीवेशन लैंड इज आल्सो वेरी लार्ज। कल्टीवेशन लैंड क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब बहुत इजी रूप से इसको समझिएगा, ठीक है बच्चे। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको जो समझ के बताइए, ठीक है, घबराने का नहीं, आराम से बताइए। जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है यहाँ पर बड़ा होगा, फिर मैंने क्या कहा, कल्टीवेशन लैंड जो क्या होगा, बड़ा होगा। मुझे सोच समझ के बताइए, इस खेतों में जो खेत है इसमें आदमी ज्यादा काम करेंगे या कम काम करेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि जमीन का आकार बहुत बड़ा है ना बच्चे, तो ज्यादा आदमी लगेंगे या कम आदमी लगेंगे? ज्यादा आदमी लगेंगे। अच्छा बच्चे ये कैसा है, क्या है, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन और क्या कम है, तो ज्यादा आदमी कहाँ होंगे, पॉपुलेशन से इंटेंस, इसका मतलब इसमें ह्यूमन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए वेरी कहा, आप अपने दिमाग से आंसर बताएंगे बच्चे, थोड़ा भी परेशान नहीं होना। लिखेंगे लेस ह्यूमन लेवल, लेस ह्यूमन लेवल, लेस ह्यूमन लेवल। इसका मतलब इसमें ह्यूमन लेवल क्या बनाएंगे, बहुत ही कम बनाएंगे, लेस ह्यूमन लेवल, ठीक है बच्चे। अगला आपसे क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें ह्यूमन लेवल कम होगा, आपको समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ह्यूमन लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अगर ह्यूमन लेवल कम हो तो फिर खेती कैसे होगी, जमीन तो बहुत बड़ी और ह्यूमन लेवल नहीं, तो खेती कैसे होगी, टेक्नोलॉजी, मशीनों से। वही टेक्नोलॉजी जिसे आपने कहा, इसका मतलब ऐसे फील्ड में किसकी यूज की जाएगी, मशीन की। लिखिए मशीन का यूज, देखा है कैसे ये लोग डेवलप हो गए, मशीन का यूज, मशीन का यूज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, मशीनों का यूज किया जाएगा। तो क्या मैं ये कहूं कि ये जो एग्रीकल्चर है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, अगर मशीनों का यूज कर रहे हैं तो फिर एग्रीकल्चर कैसा है, मैकेनाइज्ड। देखिए इट इज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, ऐसे भी वर्ड लेकर आपसे पूछते हैं, इट इज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, इट इज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर कैसा होगा बच्चे, मैकेनाइज्ड होगा, क्योंकि ह्यूमन लेवल में मशीनों का यूज करेंगे, मैकेनाइज्ड होगा। अच्छा फिर मुझे आपके से आंसर जानना है, जो टेक्निक होगी बच्चे, जैसे खेती का टेक्निक होता है जो हमारे यहाँ जो भी टेक्निक, तो इनकी टेक्निक जरा बताइए, ट्रेडिशनल होगी या मॉडर्न होगी, मॉडर्न होगी। और टूल्स मतलब मशीनें, जो टूल्स होते हैं खेती करने के जो मशीनें होती हैं, वो मॉडर्न होगी या ट्रेडिशनल, मॉडर्न होगी। तो याद रखिए इनकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इनकी टेक्निक भी क्या है, मॉडर्न है, और टूल्स भी क्या है, मॉडर्न है, और उसके बाद क्या लग रहा है, मशीन लग रहा है। तो इनके जूते पे धूल नहीं लगती, याद रखिए इनके जो फार्मर्स होते हैं ना किसान, इनके जूते पे धूल नहीं लगती, और फिर भी ये किसान है। और एक हमारे देश के किसान की तुलना कर लीजिए बच्चे, उसे खुद नहीं पता उसका पसीना कब सूख जाता है, आप सोचिए, तुलना कर लीजिए, समझ में आया? फिर लिखिए, लिखिए आप मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स, मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स, मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स, मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स, यानी मॉडर्न टेक्निक भी होगी और मॉडर्न क्या होगा, टूल्स भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, गुड, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पर सोच समझ के बोलिएगा, पर हेक्टेयर, क्या बोला मैंने, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, per hectare production is less, per hectare production is less। चलिए कोई नहीं,
पढ़े लिखो, कल यही लाइन लिखवा कर समझाया था ना पर हेक्टेयर प्रोडक्शन का। जब ध्यान से सुनो, जब पूरा आदमी पूरा खानदान खेत में लग जाएगा तब तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हाई तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या इसमें आदमी लग रहा है, मशीन लग रहा है? मशीन तो जनरलाइज काम करेगा, वो स्पेशलाइज थोड़ी करेगा। इसका मतलब है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या होगा? लेस होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, गुड, क्वेश्चन बाकी ही था, ठीक है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या हो गया? लेस। लेकिन टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन हाई। अब समझ में आया? क्योंकि जमीन बहुत बड़ा है। जान देने के लिए किसने कहा है खेत में? क्योंकि जमीन तो बहुत बड़ा है। अब हमारे यहाँ खेत का टुकड़ा छोटा है, पूरा एकदम घर परिवार उसी में लगा हुआ, मिलकर दो टुकड़ा नहीं दे रहे खेत में पानी। अरे किसने बोला? समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत इजी है बच्चे, इसको इस तरह से सोचिए आप लोग कि पूरा घर नहीं लगा है, आदमी नहीं, मशीन लगा है। तो मशीन लगा है तो क्या जरूरत है कि जगह मेहनत करने का? जमीन तो बहुत बड़ा है, आराम से मेहनत करो। इसका मतलब है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या है? कम है। लेकिन अगर मैं ग्रॉस देखूं, पूरा प्रोडक्शन देखूं तो बहुत हाई है। समझ में आया? लिखिए, एंड ग्रॉस प्रोडक्शन इज हाई। यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ग्रॉस प्रोडक्शन इज हाई। समझना है? नहीं, जहां समझ में नहीं आया आराम से उठकर बोलिएगा, मैं समझाऊंगा, चिल्लाना नहीं, ठीक है? चलिए, तो ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है? हाई है। और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या है? लो है। यही इसकी खूबी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे, पूरी अंडरलाइन कीजिए इस पूरे लाइन को, पूरे लाइन को ये लिख कर पूछेंगे, बताइए कौन सा एग्रीकल्चर है। और कहीं लिखने भी आए ना ये सबसे एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, तो ऐसे ऐसे लाइन चिपका दिया कीजिए, नंबर उसी पर उठ जाएगा बच्चे। इज इट क्लियर? ओके, अब ध्यान से सुनना सभी लोग कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। लेकिन ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि जमीन बहुत ही बड़ा है। अब देखो तुरंत इसको दूसरे तरीके से सोचो। इज इट क्लियर? मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसमें आदमी ज्यादा लगा है या मशीन? मशीन लगा है। तो जब अनाज होगा तो बंटवारा भी होगा, कोई बंटवारा होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या मशीन भी हिस्सा मांगेगी? हिस्सा कौन मांगेगा? आदमी। तो आदमी तो कम है, यानी हिस्से में और अनाज क्या आया? बहुत ज्यादा आया। इसका मतलब है पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या हो गया? हाई हो गया। लिखिए, पर कैपिटा प्रोडक्शन इज हाई। समझ में आया? इसलिए आराम से घर में सोइए, मशीन रूप में काम करके आपको अनाज दे देगा। ये सर 50 केजी आटा है, डूब मरिए। इज इट क्लियर? ठीक है? तो इस बात को सब लोग याद रखना है, ठीक है, कि पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या होगा? हाई होगा। अब जरा सोचिए कि पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या है? हाई है, तो बहुत फायदा हो गया। पर कैपिटा प्रोडक्शन हाई है तो मान लीजिए मेरे को ही, मैं ही यहाँ का आदमी हूँ और मेरे को ही 50 किलो का गेहूं आ गया अचानक। होता है ना, अचानक आ गया तो पागल हो गया, इतना ज्यादा अनाज आ गया तो भाई रोटी बना के खाओ। तो कितना खाऊंगा? 20 से 25 किलो आटे का एक बार खा सकता हूँ, कैपेसिटी जितनी होती बात होगी। तो 25 किलो आटे का मैंने क्या बनाया? रोटी बना के खा लिया। वैसे बनता है ना, गुड, खा लिया। अब कितना आटा बच गया? ये लोग इमेजिन भी कर लें। ठीक है, ऐसे से बना रहे हैं, गरम हुआ अंदर। सुनो, अब कितना बच गया? 25 केजी। क्या इसमें सेविंग होगा? क्यों? क्योंकि पर कैपिटा प्रोडक्शन हाई है। जितना यूज था वो तो कर ही लिया आपने, यूज के बाद भी सरप्लस है। इसका मतलब है इसमें प्रोडक्शन क्या हो गया? सरप्लस हो गया। लिखिए, देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। एक एक लाइन को समझते चलिएगा, पूरा ये समझिए आपकी इकोनॉमी का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर हो जाएगा। इस तरह से क्लियर है? क्योंकि जुड़ता है ना। There is surplus production, there is surplus production। अब सुनिए, अगर surplus production होगा तो क्या सेविंग की टेंडेंसी होगी? क्योंकि मेरे पास बहुत बच रहा है तो मैं तो सेविंग कर ही लूंगा, मैं क्यों डरूंगा? इसका मतलब है सरप्लस प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा? सेविंग की टेंडेंसी हो जाएगी। लिखिए, देयर इज टेंडेंसी ऑफ सेविंग, देयर इज टेंडेंसी ऑफ
सेविंग की भी क्या होगी आपके पास टेंडेंसी हो जाएगी, देयर इज टेंडेंसी ऑफ सेविंग। अब आपने सेविंग भी कर लिया ढेर सारा, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने सेविंग कर लिया, इट इज सेविंग बोला, सेविंग नहीं कहा, अगर मान लीजिए कि मैंने सेविंग कर लिया तो क्या अनाज लेकर ऊपर जाऊंगा? नहीं, बात तो बात तो कैसे सही लेकर ऊपर जाऊंगा नहीं, तो उसको क्या करूंगा? बेचूंगा। तो अगर बेचूंगा तो क्या ये इन्वेस्ट कॉमर्शियल नहीं हुआ? इसका मतलब ये क्या है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। लिखिए, इट इज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एक मिनट, वेट। सबसे पहले आपने क्या लिखा कि इसमें सेविंग होगी, सेविंग होगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर सेविंग होगी तो क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा? इन्वेस्टमेंट से तो डरूंगा नहीं। लिखिए फिर इस चीज पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। क्या लिखा अभी आप लोगों ने? कुछ लिखा या रोक दिया था? जो मैंने रोक दिया था, लिखिए, देयर इज इंटेंसिटी ऑफ सेविंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट, देयर इज इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज इंटेंसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। समझ में आया? और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी फास्ट होगी या तेज होगी? फर्स्ट। दोनों एक ही वर्ड है, फास्ट होगी या तेज? लिखिए, उसको देखो, आशीष नाम है, तुरंत आंसर दिया, फास्ट। लिखो, हाँ, जो भी लिख सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या इकोनॉमी वुड बी फास्ट, लिख सकते हैं। इकोनॉमी, हाँ लिख सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, इकोनॉमी वुड बी फास्ट, इकोनॉमी तेज होगी। क्लियर है? क्योंकि देखिए, एक तो ये लोग इन्वेस्टमेंट से तो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। मान लीजिए अगर लॉस हो गया तो अगले साल तो फिर सेविंग हो जाएगा, ये क्यों करेंगे? इसका मतलब है इनकी इकोनॉमी क्या होगी? तेज होगी। अब बताइए, एग्रीकल्चर किस पर्पस से करेंगे? तो फिर ये बिजनेस के लिए, यानी कॉमर्शियल। लिखेंगे, एग्रीकल्चर वुड बी फॉर ट्रेडिंग और कॉमर्शियल पर्पस, एग्रीकल्चर वुड बी फॉर ट्रेडिंग और कॉमर्शियल पर्पस, एग्रीकल्चर वुड बी फॉर ट्रेडिंग और कॉमर्शियल पर्पस, एग्रीकल्चर वुड बी फॉर ट्रेडिंग और कॉमर्शियल पर्पस। इसका मतलब है कि ये जो एग्रीकल्चर होगा वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा या कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा। आगे बात आप लोग को समझ में? तो ये खूब कॉमर्शियल और ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। लिखिए, सो इट इज कॉल्ड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, सो इट इज कॉल्ड commercial grain farming, so it is called commercial grain farming, so it is called commercial grain farming। अब आप लोग अपने देश से इसकी तुलना करके देख सकते हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि एक तो इनके पास जमीनें होती हैं और बच्चे जानते हैं जमीन भी कितनी, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जमीन से इतना, अरे 5-5 किलोमीटर में पता चला इन्हीं की जमीन है, 10 किलोमीटर में इन्हीं की जमीन है, कितना खेती हो रहा है। और एक चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एशिया अफ्रीका के लोग जो विदेशों में नौकरी के लिए जो जाते हैं, जनरली ऐसी जगह को जाते हैं। और कौन सा आपको वहां जाकर कोई ऑफिसर थोड़ी बनते हैं, ग्रुप भी बनते हैं, ग्रुप भी बनते हैं, और इंडिया में आकर के आप पूरे अंग्रेज बनते हैं। यही है, और वो चाहते हैं कि आप वहां पर आए, क्यों? उनको तो आदमी चाहिए। अच्छा एक बात जरा आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अभी तो उनके पास मशीनें हैं तो खेती कर रहे हैं, ये ना, एक ऐसा समय जब मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर खेती कौन करता हो? अपने पड़ोसी को तो बोलेंगे नहीं कि मेरे खेत में जरा हल चला दो, उल्टा वो तो और 4 गाली देकर जाए, उसके पास तो आपसे भी बड़ी जमीन हो। बाहर से लोग कहाँ से कैसे आएंगे बाहर से, जब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। अब एक वर्ड बोलता हूं और आप लोग समझ जाना, ट्रेडिंग ऑफ स्लेव्स। आगे समझ में? ट्रेडिंग ऑफ स्लेव्स। अफ्रीका, एशियन गेहूं और गन्ना कटवाते थे,
इसीलिए तो हम लोग को लेकर जाते थे। और याद रखिएगा, आपकी नई एनसीईआरटी में मैं बता देता हूँ, एक वर्ड है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, गिरमिटिया, क्या? गिरमिटिया मजदूर, स्लेव्स। अब गिरमिटिया क्या है सुनिए। एक्चुअली गिरमिटिया इंग्लिश वर्ड एग्रीमेंट से बना है, एग्रीमेंट। लेकिन हम इंडियन उस समय क्या थे, सारे MA BA थे, तो बोलना तो आता नहीं था, तो हमने एग्रीमेंट को क्या बोल दिया, गिरमिटिया। गिरमिटिया, फिर अंत में गिरमिटिया। और गिरमिटिया भी कहाँ से बोला गया, देखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ से व्हाइट पीपल लिव थे, क्या हो गया तुम लोगों को, देखिए यहाँ से जो व्हाइट पीपल आपको लेकर के गए थे, एक्चुअली वो जनरली यूपी बिहार बंगाल के लोग, मतलब इस बेल्ट यही तो बंगाल है ना सारा, ठीक है, मतलब जनरली नॉर्थ उड़ीसा को अगर लीजिए तो यूपी बिहार बंगाल के लोग थे, गंगा मिट्टी वाले। अंग्रेजों को पता था ये गंगा किनारे वाला सब है, मिट्टी वाला बेल्ट है, ये सब तो मेहनती होता है, इन लोग को ले चलो काम करवाने। और पहले क्या बोल दिया, आलसियों का ये देश है, ये आलसी है, काम तो करेंगे नहीं, तो हमें इज्जत से ले गया कि चलो विदेश नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जाना तो था पर आना नहीं होता था। तो बिहार के लोगों ने एग्रीमेंट हो, जैसे भोजपुरी टर्म में तो आ माउथ ओपनिंग होता है, बंगाली में ओ माउथ राउंड होता है, इस तरह लैंग्वेज का प्रोसीड होता है कुछ। तो वही लोग ने एग्रीमेंट बोलने नहीं आता था, तो उन्होंने गिरमिटिया मजदूर का। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसी जगहों में, गिरमिटिया। अच्छा, ये गिरमिटिया लोग जी, एग्रीमेंट में क्या बोला, गिरमिटिया, गिरमिटिया। देखिए एक्चुअली क्या है कि हाँ, तो धान में तो सारा बेल्ट था। एक्चुअली क्या था, 3 गांव था, गोविंदपुर, हीरापुर, सुतानाती। गोविंदपुर, हीरापुर, सुतानाती, इनको मिलाकर बनाया गया कोलकाता। कोलकाता, कलकत्ता, कलकत्ता, अब फिर आ गया कोलकाता। हाँ नहीं सही है, वो भी आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, जो आपका नाम होता था उसी से वो बना देते थे। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने कि आपको गिरमिटिया मजदूर बना दिया और ले जाकर वहाँ गेहूँ और गन्ना कटवाया। तो उस समय क्या होता था कि हम भी स्लेव के रूप में जाते थे, और जो अफ्रीकन थे वो भी स्लेव के रूप में आते थे। तो मैं मान लीजिए मैं ही गिरमिटिया मजदूर हूँ, वहाँ चला गया गेहूँ और गन्ना काटने, क्लास नहीं मिल रही थी इंडिया में, तो वहाँ गया, आराम से गेहूँ गन्ना काट रहा था। तो जैसे गेहूँ गन्ना काटा, सामने अफ्रीका वाला नजर आया, वो भी बेचारा गेहूँ गन्ना काट रहा है। अब वो मुझे देखेगा आश्चर्य से, मैं भी उसे देखूंगा, सीधी सी बात है, पर्सनैलिटी वाइज दोनों डिफरेंट। लेकिन दोनों के पीठ पर जो हंटर की चोट लगी वो तो अंग्रेज नहीं था। तो उन लोगों ने वो देखा कि जो तुम पता नहीं कहाँ से हो, मैं पता नहीं कहाँ से हूँ, कहाँ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो पीठ पर हंटर मारना वो तो एक ही आदमी है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि यार वी आर स्लेव, और हमने आजीवन जो है गेहूं गन्ना काटना शुरू किया। इसलिए तो देखिए ये जितने जो आइलैंड्स हैं, इस पर मैक्सिमम पॉपुलेशन एशियन और अफ्रीकन का क्रॉस पॉपुलेशन ही तो है, वही लोग तो मिल के रह रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर यहाँ वाइट पीपल हैं तो आपको आज भी उसी साइड में रखते हैं, वही गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। तो ये था, ये सब इसी की तो खूबी थी। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। अभी इसी खेतों में काम करने के लिए, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है फिल्म को 12 Years a Slave, उसमें जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो पहले ही सीन दिखाया गया है कि पीछे गेहूं और गन्ना है और एक लाइन से स्लेव अफ्रीकन खड़े हैं, उनको वही गेहूं और गन्ना काटना है। और सजा जैसे एनिमल को मिलती थी उससे कहीं बुरी सजा मिलती थी, क्योंकि यू आर लाइक एनिमल, आप स्लेव थे उनके लिए, तो सीधी सी बात है, फिर आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे, वही चीज क्लियर हो गया। अच्छा, तो याद रखेंगे, तो यही ट्रेड का जो स्लेव का उन्होंने ट्रेड किया, तो इसकी वजह से वो एग्रीकल्चर उन लोग को होता था, और आराम से उन्होंने कॉमर्शियल फार्मिंग किया और अच्छी इकोनॉमी करते थे। क्या करते थे, अच्छी इकोनॉमी। और देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका का एक आध देश में खाने का संकट हुआ, फूड का संकट हुआ, तो अफ्रीका वालों ने यूएस को कहा था कि आप हमें फूड दीजिए, ठीक है। देखिए इन्होंने पता क्या बोला था, कहा था कि एक कानून के अंतर्गत मैं आपको फूड दूंगा। इन्होंने पूछा वो कानून क्या है, तो कानून ये है कि जो हमारे यहाँ का एटॉमिक कचरा नहीं होता है, गार्बेज, एटॉमिक कचरा अपने देश की जमीन में गाड़ने के लिए,
सोचिए एटॉमिक कचरा अपने देश की जमीन में गाड़ने के लिए दो, फिर उसमें फूड दे दें, उस फूड को लेके क्या करेंगे? एटॉमिक कचरा अपनी जमीन से अगर आपने दबा लिया तो आपकी जनरेशन छोड़ दीजिए, सेकंड जनरेशन छोड़ दीजिए, उसके बाद की जनरेशन पर प्रभाव पड़ने लगा। तो आज भी जापान में हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर अटैक हुई, आज भी देखिएगा वहाँ की पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस है। हाँ, लोग फिजिकली डिस्टर्ब जान लेते हैं। यही होता था तो अफ्रीकन ने कहा कि नहीं, हम नहीं, आप चाहे नाच दो या नहीं दो। तो इसका मतलब क्या है कि जो पावरफुल है, जो लीड करते हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं? हम लीड करें। आप अभी करंट सिनारियो में देख सकते हैं ना, यूएस का, वो अभी भी चाह रहा है लीड ही करें, तभी तो ये कर दो वो कर दो, क्योंकि वो माइंड सेट बना हुआ है। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्री ऊपर उठ रहे हैं तो आपके माइंड सेट को कैसे चलने दें? इसका मतलब है कि आजाद देश के गुलाम फिर बन जाए। समझ रहे हैं? देखो कैसे दो तरह की गुलामी होती है, एक होता है फिजिकल और एक होता है मेंटल। फिजिकल गुलामी कर लो पर मेंटल नहीं करना, क्योंकि फिजिकल गुलामी से तो भाग जाओगे, लेकिन अगर मेंटल गुलामी कर गए तो फिर भाग भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें गुलाम बना दे, फिर कहीं जा नहीं सकोगे। और ये वो लोग अच्छे से जानते हैं कि ऐसे जो कंट्रीज होते हैं उनको लोग बोलते हैं लैंड ऑफ इमोशनल फूल्स। इमोशनल फूल का क्या है? ये लैंड है, इनको यूज कर जाओ। तो यही सारी चीजें थी। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ तक आ गए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अच्छा, साथ ही साथ ये लोग जो है पशु भी, जो एनिमल है वो भी रखते हैं, ठीक है, लिखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक खास बात मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो पूछा जाता है, लिखेंगे मिक्स्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। अब आप लोग क्या कीजिए, मिक्स्ड एग्रीकल्चर को अंडरलाइन कर लीजिए। मिक्स्ड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड हियर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर को अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट इज मिक्स्ड एग्रीकल्चर? क्या होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर? क्या बोला आपने? बोला क्या बोला अभी आपने? मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होता है? अभी जो आपने बोला उसी को बोलिए। मतलब पेडी क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर को बोलते हैं। पैडी में धान वाले की बात करें ना, धान वर्ड यूज कर रहे थे ना। देखिए बच्चे, मैंने क्यों बोला, आपने बहुत दबी आवाज में बोला, लेकिन जानते हैं 10/10 है, तो मैंने सुन लिया था कि इन्होंने पैडी वर्ड यूज किया। एक्चुअली देखिए गलती मत कीजिए, कल मैंने कहा था ना सब्सिडेंस एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप राइस है, तो फिर यहाँ नहीं बोलूँगा। देखिए अपने दिमाग से ही आप खुद को ये कीजिए। मैंने क्या कहा, हर जगह कोई नहीं आएगा बच्चे आपकी मदद करने के लिए, और जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ हर छोटी छोटी बात को नहीं कोई बताएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग कीजिए। राइस यहाँ नहीं, पहली बात राइस की खूबी नहीं है, लेकिन आपने आंसर सही दिया। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, खेती और पशु जब एक साथ रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। लिखिए, ठीक है, आपने आंसर सही दिया था। लिखेंगे मिक्स्ड एग्रीकल्चर मींस, मिक्स्ड एग्रीकल्चर मींस, मिक्स्ड एग्रीकल्चर मींस एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसको लाइव स्टॉक भी बोलते हैं ना, LIVESTOCK, लाइव स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, या लाइव स्टॉक भी लिख सकते हैं, LIVESTOCK, ओके। एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री है लाइव स्टॉक, हो गया। चलिए, तो अब कभी नहीं भूलिएगा कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? पशु भी पालिए और खेती भी। इसमें मिक्स्ड एग्रीकल्चर टर्म नहीं भूलिएगा, ये चीज क्लियर? ठीक है। चलो मेरा अगला सवाल आपसे, लिखिए क्या चुका, बोलिएगा। ठीक है बच्चे, मुझे आप सब समझ के बताइएगा कि जैसे आपने यहाँ देखा कि एग्रीकल्चर तो कॉमर्शियल पर्पज से हो रही है, लेकिन जो पशु पालना, एनिमल जो हस्बेंड्री कर रहे हैं, क्या वो पशु पालना कॉमर्शियल पर्पज से या नहीं? उसमें कोई कॉमर्शियल पर्पज नहीं है, कॉमर्शियल पर्पस। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये लोग अगर एक पत्थर भी रखते हैं तो भी बिजनेस के लिए, यहाँ के लोग 100% मेंटली जो है बिजनेस माइंडेड होते हैं।
इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी किसके लिए होता है? कॉमर्शियल पर्पस। किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस से। लेकिन ये जो कॉमर्शियल पर्पस है वो जनरली मीट, क्या है? मीट, मांस, फूड। समझ में आ रहा है? लिखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो फॉर कॉमर्शियल पर्पस। एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो फॉर कॉमर्शियल पर्पस। एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो एनिमल हस्बेंड्री किस पर्पस से हो रहा है बच्चे? क्या बोल रहे हैं आप लोग? कॉमर्शियल पर्पस से। ठीक है, यानी कि खेती अगर कर रहे हैं और अगर हम उसमें गाय भैंस रखते हैं तो गाय भैंस के लिए हम क्या सोचते हैं? कमर्शियल पर्पस। देखिए हमारे यहाँ की जो खेती होती है, किसान रहता है, सुबह सुबह कुदाल फावड़ा हीरा मोती को लेकर जाता है। हीरा मोती मतलब उसके दो बैल, हीरा आगे समझ, और वो दोनों बैल को लेकर जाता है। देखिए खुद खाई नहीं खाई बैलों को बहुत के खाना पानी मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हीरा मोती का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हर चीज क्या है? वो बिजनेस ही सिंपल। इनके पास ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज हैं कि जिसमें खड़ा एनिमल बेल्ट पे रखते हैं और उधर से एनिमल डब्बों में पैक होकर निकल जाता है। आप सोचिए कितना टेक्निकली मोडिफाइड है। कोई इमोशन नहीं एनिमल्स के प्रति। इनका बिजनेस है तो वो बिजनेस है और वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर बिजनेस करते हैं। मैं आगे एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अच्छा आप मुझे ये बताएंगे यहाँ का मेन क्रॉप क्या है? अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, याद रखिए जो मेन क्रॉप है वही वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड क्रॉप है। मिनिमम तो राइस है। बताइए यहाँ पर कौन है मेन क्रॉप? हाँ क्रॉप पूछ रहा है। आप कुछ बोल रहे थे बड़े, नहीं बोले तो थे, बोले। मैं कह रहा हूँ अगर गलत होगा तो मैं उसको सही बताऊंगा। मैं यहाँ खड़ा भी हूँ। देखिए आप बच्चे पहले आप लोग क्या कीजिए, मैंने कॉमर्शियल फूड ग्रेड कहा है, इसका मतलब फूड ही है। आपने कौन गलत नहीं कहा, लेकिन क्या कीजिए मेन फूड तो दोनों ही होता है, एक राइस होता है दूसरा व्हीट होता है। तो यहाँ का मेन क्रॉप क्या है? व्हीट है। आपने ही तो बोला। गलत है आप। लिखिए मेन क्रॉप इज व्हीट। मेन क्रॉप इज व्हीट। मान लीजिए गलत हो बताएंगे तो फिर मैं उसको सही बताऊंगा। मेन क्रॉप इज व्हीट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गेहूं बोलते हैं ना। गेहूं जिससे नहीं रोटी बनता है आजकल। चलिए लिखा आपने व्हीट। तो मेन क्रॉप क्या है? व्हीट। एंड उसके बाद लिखिए और भी क्रॉप लिख लीजिए। एंड व्हीट के बाद लिखिए एंड लिखिए मेज, MEAIZ। मेज समझते हैं आप लोग? हाँ वही कॉर्न, मेज। ठीक है, फिर कॉमा देके लिखिए सोरगम, SORGHUM, सोरगम, SORGHUM, सोरगम एक्सेट्रा। SORGHUM, सोरगम एक्सेट्रा। आप पूछिए सोरगम क्या है तो पढ़ा रहा हूँ, बताऊंगा। गुड, पढ़ाई रहा हूँ, सब बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहा बालक। लिखिए आप लोग सोरगम। इसका मतलब है यहाँ मेन क्रॉप क्या है? पहले याद रखिएगा गेहूं, दूसरा क्या है? कॉर्न, जिसको आप मेज कहते हैं। और जानते हैं ये मेज क्यों उपजाते हैं? सुन लीजिए, मेज जो है ये खुद नहीं खाते, ये खुद नहीं खाते। कोई वैसा होता था। तो ये जितना मेज उपजाते थे, ठीक है, उसके हाफ, ठीक है, जितना मेज उपजाते हैं उसका हाफ ये खिलाते हैं पिग्स को, सुअर। मैंने कहा था ना मीट इंडस्ट्री, हाँ सुअर वो लोग खाते हैं। ठीक है, तो सुअर में मक्का खाता है, मक्के वही तो खाते हैं, वो लाल वाले जो होते हैं वो फार्म वाले, लोकल वाला नहीं, वो तो घूमता ही रहता है। ठीक है, फार्म हाउस में होता है, तो वो आधा उसको खिलाते हैं। फिर जब आधा बच जाता है तो खिलाते हैं गधे और घोड़ों को। समझिए इनका मेंटालिटी, आधा पिग्स को, फिर आधा बचा गधे और घोड़ों को, फिर जो बचा उसे खिलाते हैं मुर्गियों और बतखों को।
ऐसे बोलती है ना किसी फिर किसको खिलाते हैं? बतख को क्वैक क्वैक। उसके बाद जो बच जाए, पता है क्या बोलते हैं? उसके बाद जो बच जाए, कितनी अजीब बात है, लिखा है गरीब एशियाई और अफ्रीकी देश को बेच दो। गरीब एशियाई और अफ्रीकी देश को बेच दो, इसका मतलब है और हम एक मॉल में पिक्चर देखेंगे, पॉपकॉर्न, व्हाट अ मूवी करते है ना? सोचिए, और मॉल से निकलेंगे आप लोग फिल्म देखकर, पॉपकॉर्न खाकर, 50, 100, 300 बहुत महंगा होता है एक चीज के, और बाहर निकलेंगे तो एक इंडियन वो गरीब ठेले पे भी बेचारा वो पॉपकॉर्न या कुछ घूमता है कि भाई साहब हमसे भी 10 रुपए का खरीद लें। तो भाई साहब हम मॉल से निकले, कैसे खरीद लेंगे ठेले पे जाके? इज्जत भी तो कोई चीज है। मतलब है कि आपने उनकी इकोनॉमी को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, अपनी इकोनॉमी को कहाँ स्ट्रॉन्ग किया? और हमें क्या है कि डेवलपिंग कंट्री नई चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ये लग्जरीज लाइफ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो ये चीजें हमें क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। हम स्टैंडर्ड सोचते हैं, लिविंग सोचते हैं, वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेक इन इंडिया को बर्बाद कर दीजिए, लोकल फॉर लोकल को बर्बाद कर दीजिए। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, तभी बोलते हैं ना कि अपने यहाँ से भी परचेज कीजिए, ठीक है? ये तो खरीद लेंगे जिनको खरीदना है, इंडिया के भरोसे नहीं बैठे हैं ना, और भी देशों में तो बेच रहे हैं वो, लेकिन जो आपके भरोसे बैठा है पहले उसकी बात कीजिए। इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा, उसके बाद सोरगम जो आपने पूछा, एक्चुअली सोरगम होता है बच्चे फीडर ग्रास, समझते हैं आप? फॉडर ग्रास, चारे का पौधा, वो गाय भैंस गधे घोड़े चार ही चलते हैं, ऐसे में घास खाते हैं, वही खा के तो दिखाऊंगा नहीं। तो क्या कीजिएगा, जो घास खाते हैं उसी को सोरगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरगम। इनको देखो नेचर ने गिफ्ट दिया है सोरगम। कुछ भी नहीं हो तो घास काटो और बेच दो, उससे हमने कमाई। घास काटो और बेच दो, उससे हमने कमाई। तो आप इनको कैसे रोक लीजिएगा कमाई से? सोचिए कितना ज्यादा इनका कॉमर्शियल दिमाग चलता है। ठीक, ये सब तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी तक आपने क्या किया कि मैंने इसका एरिया नहीं बताया कि ये होता कहाँ है। जब मैं इसका एरिया बताऊंगा तो 2-3 कॉन्सेप्ट लेकर के चलूंगा, ठीक है? आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। लिखेंगे इट इज प्रैक्टिस्ड इन, इट इज प्रैक्टिस्ड इन, इट इज प्रैक्टिस्ड इन, इट इज प्रैक्टिस्ड इन। क्या कीजिएगा सभी? देखिए यूएस एक जगह है, ठीक है? मैं देखिए आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाते हैं आप यूएस, जो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, बुक में भी ऐसे ही दे देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था, मेरा तरीका अलग है, ठीक है? इसलिए मैं वहाँ पर बात करता हूँ जहाँ पे बात नहीं करता। यहाँ पर क्या कीजिएगा, मैंने क्या कहा आपसे, इट इज प्रैक्टिस लिखता है एरिया, याद रखिएगा टेम्परेट जोन, कहाँ? टेम्परेट। पहले दिमाग में बैठ गया, लिखिए, तरीका सिखाता हूँ, लिखते चलिए। It is practiced in temperate zone. Temperate zone. It is practiced in temperate zone or mid latitude. याद रखिए टेम्परेट जोन mid latitude है, और mid latitude. टेम्परेट जोन और mid latitude. Is it clear? तो तुरंत दिमाग में बैठा लीजिएगा, टेम्परेट जोन में होगा, टेम्परेट जोन ही क्या है? मिड लैटिट्यूड है। फिर लिखिए और सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड, सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड, सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड, सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड, सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड। लिख लिया सभी लोगों ने? सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड। इसका मतलब है कि ये ग्रासलैंड में की जाएगी, ये खेती कहाँ की जाएगी? ग्रासलैंड। पहले दिमाग में रखना बच्चे, ग्रासलैंड में की जाएगी। घास कैसा होगा? सॉफ्ट होगा और स्वीट होगा। मैंने पहले ही कहा था ना, एक बार सॉफ्ट और स्वीट समझाया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घास खाकर आया हूँ। सॉफ्ट और स्वीट का मतलब होता है सॉफ्ट, जैसे दूब घास, देख रहे हो ना दूब घास कितना सॉफ्ट होता है। सोचिए नेचर ने इनको घास भी सॉफ्ट दे रखा है, कुछ नहीं तो घास ही काट के बेच दो, उससे कमाई। और सोरगम उसी में मिल जाता है। तो क्या कीजिएगा,
कि सॉफ्ट एंड स्वीट ग्रासलैंड, और ये ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा? मिड लैटिट्यूड में, और मिड लैटिट्यूड में भी कहाँ मिलेगा? टेम्परेट जोन में। यानी टेम्परेट जोन में ही मिड लैटिट्यूड, और इसी मिड लैटिट्यूड में सॉफ्ट एंड स्वीट पूरा का पूरा लंबा चौड़ा ग्रासलैंड है, और इसी ग्रासलैंड में आप ये खेती करते हैं। सोचिए कितना फायदा है। अच्छा अब जरा सोचिए कि टेम्परेट जोन है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कम है। तो जब मैं आपको मिट्टी पढ़ा रहा था, अब देखिए यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगा आपको, तब आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चे। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या है? कमी है, यही बताया था। लेकिन यहाँ टेम्परेचर क्या है? कम है, इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया जिंदा है, इसका मतलब है कि मिट्टी में नाइट्रोजन क्या है? भरपूर है। और सबसे ज्यादा मिट्टी को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। देखिए नेचर ने गिफ्ट दे दिया इनको नाइट्रोजन, इनको क्या जरूरत है यूरिया और फर्टिलाइजर डालने का? तो क्या इनके इनके दिमाग में केमिकल लोचा होगा? सोचिए फिजिकली कितने फिट होंगे ये लोग, क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिनल खाना खाते हैं। समझ में आया? और यही खाना अगर इंडिया में आएगा तो सस्ता बिकेगा या महंगा? महंगा। अब इसीलिए बड़े बड़े दुकान और मॉल में जो फॉरेन का नहीं सामान सब देखते हैं कितने हाई रेट पे वो बेचते हैं, वो इसीलिए बेचते हैं कि वो वहाँ का है, इसलिए महंगा रहता है। आपके वहाँ की चीज जिस स्टैंडर्ड की होती है तो सस्ती रहती है। ये करते हुए इकोनॉमी संभाल लेते हैं बच्चे। तो क्या कीजिएगा कि इनकी मिट्टी में किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन घुमा देता हूँ। वीट एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी में क्या ज्यादा चाहिए? नाइट्रेट। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ही बनता है। तो सोचिए गेहूं को नाइट्रेट चाहिए और इनकी मिट्टी में नाइट्रोजन ऑलरेडी है, तो क्या गेहूं जबरदस्त नहीं होगी? सोचिए कितनी होगी। लिखेंगे कि नाइट्रेट इज मैक्सिमम इन दिस सॉइल, नाइट्रेट इज मैक्सिमम इन दिस सॉइल, नाइट्रेट इज मैक्सिमम इन दिस सॉइल, नाइट्रेट इज मैक्सिमम इन दिस सॉइल। तो हमने देखा कि इस मिट्टी में नाइट्रेट क्या है बच्चे? खूब है। अब जरा सोचिए कि अगर इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन भी जबरदस्त है तो गेहूं के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन भी बहुत है, और तो और इनमें ह्यूमस भी है। क्या है इनमें? ह्यूमस भी है। लिखिए ह्यूमस इज आल्सो हाई लेयर। सोचिए नेचर ने इनको कितना गिफ्ट दे रखा है। ह्यूमस इज आल्सो हाई लेयर, यानी यहाँ ह्यूमस भी क्या है? हाई है। तो हमने देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी ज्यादा है और ह्यूमस भी ज्यादा है, तो क्या मिट्टी फर्टाइल होगी? होगी ना? यही है वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल सॉइल। लिखिए इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट fertile soil of the world, it is the most fertile soil of the world। यानी ये वर्ल्ड का ही क्या है बच्चे? सबसे फर्टाइल सॉइल है। और जानते हैं इस मिट्टी को क्या बोला गया है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल। लिखे कॉल्ड चर्नोजम सॉइल, कॉल्ड चर्नोजम सॉइल, कॉल्ड चर्नोजम सॉइल। रटे रहिएगा चर्नोजम, चर्नोजम, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, चर्नोजम लिखना है। चर्नोजम सॉइल। तो वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल मिट्टी कौन है? चर्नोजम मिट्टी। और जानते हैं इस मिट्टी का रंग क्या है? ब्लैक। तो भारत की भी मिट्टी है ना ब्लैक मिट्टी, और यहाँ भी मिट्टी का रंग ब्लैक है। लिखिए द कलर इज ब्लैक, कलर ऑफ सॉइल इज ब्लैक, कलर ऑफ सॉइल इज ब्लैक, कलर ऑफ सॉइल इज ब्लैक। तो हमने देखा कि इस जो मिट्टी है इस सॉइल का जो रंग है वो क्या है? वो ब्लैक। समझ में आया? अब जरा याद रखिए कि इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भारत की मिट्टी है वो भी किस रंग की? ब्लैक। तो उसमें ब्लैक होने का क्या कारण था? किसी को याद है? देखिए रेड का बताया था आयरन ऑक्साइड, पीले का बताया था आयरन सल्फाइड, ब्लैक का बताया था टिटेनियम फेरस शॉर्ट, टिटेनियम फेरस शॉर्ट। टर्म्स को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की काली मिट्टी में टिटेनियम फेरस शॉर्ट है, इसलिए उस मिट्टी का रंग क्या है? काला। लेकिन अगर पूछेगा इस मिट्टी का रंग काला है, इसका रीजन क्या है, तो फिर क्या बोलिएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखिए आपने क्या लिखा? कलर इज ब्लैक लिखा है ड्यू टू ह्यूमस, ड्यू टू ह्यूमस, ड्यू टू ह्यूमस।
बैलेंस मिट्टी का रंग क्या है? ब्लैक। देखिए बच्चे, ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधे का सड़ा गला अंश, बायो गार्बेज। ये पेड़ पौधे का टेम्परेचर कम है, धीरे धीरे सड़ती है, मिट्टी में मिक्स होकर के फर्टिलिटी बढ़ा देती है। तो इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ मिट्टी एक फर्टाइल है, यही ब्लैक सॉइल है और इसको ह्यूमस कहते हैं। और जानते हैं इसको ब्लैक अर्थ भी कहा गया है, काली पृथ्वी। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ब्लैक अर्थ तो घबराइएगा नहीं, इसीलिए पूछा गया। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक अर्थ। क्यों? जब आप इसको हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से लोग देखते हैं तो काला सा नजर आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक अर्थ, ब्लैक अर्थ। पहले आपने मेन सारी बातें लिखी, यही क्या है? ब्लैक अर्थ। और मिक्स्ड एग्रीकल्चर, हर चीज यहाँ पर क्या है? कॉमर्शियल है, ट्रेडिंग पर्पस। ओके, अब मैं आपको इसका एरिया बता देता हूँ, कहाँ कहाँ ये होता है। तो बच्चे इसको दो तरह से सोचिएगा। जैसे पहले मैंने क्या कहा, ये ग्रास लैंड में होता है, तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन आएगा। एक तो एरिया पूछेगा और दूसरा ग्रास लैंड का नाम पूछेगा, क्योंकि ये ग्रास लैंड का अलग अलग नाम भी है। अब जो मैं आपको हायरार्की बनवा रहा हूँ, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए, कॉलम बनाइए। देखिए आपको कैसे समझा देता हूँ, और देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह क्या कीजिए बच्चे, कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए एरिया, ठीक है, एरिया, और एक तरफ लिखिए ग्रास लैंड। तो अब आपको ग्रास लैंड का भी नाम पता चल जाएगा और एरिया का भी नाम पता चल जाएगा। और आप लोग जो बोल रहे हैं ना उसको हम एकदम क्लियर कर देते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा इस क्लास में कौन से इसे क्लियर बता दो, समझना है। मेरा काम इतना इंटरेस्ट होगा, मैं खत्म करूँगा, उसके बाद हम आपको जो जानकर मेहनत करेंगे बस, और सिर्फ पढ़ना। ओके बन। तो सबसे पहले एरिया, देखिए आप लोग यूएसए कह रहे हैं, सबसे पहले याद रखिए एरिया में आप लोग सबसे पहले लिखिए नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के ब्रैकेट में लिखिए यूएसए प्लस कनाडा। समझ में आया? यूएसए ही डायरेक्ट नहीं बोलना है, मेन कनाडा के साथ बोलना है। नॉर्थ अमेरिका पहले लिखिए, एनए से समझ जाएंगे ना आप, एनए नॉर्थ अमेरिका है, नॉट अवेलेबल में समझ में आ रहा है। मैंने एनए लिखा तो आप नहीं लिखे, आपको सुना है पूरा लिख लेना, अगर एनए लिखते हैं तो देखिएगा कि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका, इसका मतलब है पहले जान लीजिएगा बच्चे, ये ग्रास ऑफ लैंड आपको नॉर्थ अमेरिका में भी मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ मिलता है? यूएसए और कनाडा में। इसका मतलब यहाँ पर यही जबरदस्त एग्रीकल्चर होता होगा, इजिप्ट, और यहीं पर वो ब्लैक अफ्रीकन लोगों का उन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पर मैं ग्रास लैंड का जैसे नाम लिखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, प्रेरीज। पढ़ा है ना पहले ज्योग्राफी में, यही है, देखिए प्रेरीज, PRAIRES। इसलिए कहा ना कि ये चैप्टर नहीं है, लेकिन मैंने इसको चैप्टर बनाकर अभी आपके सामने लाइव टेलीकास्ट किया। मैंने क्या कहा कि बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है? और ग्रास भी लंबे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, आराम से काट लेते हैं, यही घास ही खा ले तो जानवर उसमें हो जाते हैं, सब इनको नेचर ने गिफ्ट दे रखा है। तो पहले याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा में इसको क्या बोला गया है? प्रेरीज ग्रासलैंड। यही है प्रेरी, यही है सॉफ्ट और स्वीट ग्रासलैंड, यही है टेम्परेट ग्रासलैंड, वो कोई भी नाम देंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज इसको लिखवाने के बाद मुझे याद दिलाएगा कि मुझे एक आपको एक और पॉइंट लिखवाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? मुझे याद दिलाएगा कि मैं भूल न जाऊं। तो चलिए अगला एरिया लिखिए, अगला एरिया लिखिए यूरेशिया। आप लोग यूरेशिया समझ पा रहे हैं? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, अगला क्या है? यूरेशिया। इस चीज को नहीं भूलिएगा कि यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। अब यूरेशिया में इसको क्या कहते हैं? लिखिएगा एस्टेपिस। क्या कहते हैं? एस्टेपिस। लिखिए एस्टेपिस। यहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? एस्टेपिस। तो प्लीज याद रखिएगा यूरोप और एशिया में क्या बोला गया इसको? एस्टेपिस। और ये ग्रास है और लंबा, बच्चे अगर आप नक्शे में देखेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक नक्शे में बहुत बड़ा दिखता है, इसमें गांव और शहर भी बसा होता है। तो सोचिए, और मुट्ठी भर लोग हैं, खेती की जमीन की कमी किसके पास है? किसान के जूते में धूल भी नहीं लगता। और जानते हैं यहाँ पर बाइक चलाना
इस एरिया में, तो समझेगा कि समाज के इज्जतदार लोग मतलब गुंडे हैं। और अगर आप कार चला रहे हैं तो सोचेगा कि हाँ चलो इज्जत वाला आदमी, यहाँ ये खूबी। देखिए भारत को भी बोलते हैं ना गाँव का देश, किसानों का देश। फ्रांस को भी बोलते हैं किसानों का देश। लेकिन देखिए कहाँ पर फ्रांस है, कहाँ पर हम, अंतर आ जाता है बच्चे। वही इकोनॉमी, यही तो होता है, इसी को इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बाद अब जमीन नहीं है ऊपर, अब हम किधर आएंगे, साउथ हेमिस्फीयर। और जब साउथ हेमिस्फीयर में आएंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। पहले लिखिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा, आपको लिखते ही याद आ जाएगा पम्पास। आ गया ना, गुड। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। याद रखिएगा अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है, पम्पास। अच्छा एक चीज की है, मैं आपको ऐसा से तो घुमा देता हूँ पूरे वर्ल्ड को। देखिए यूरेशिया में स्टेपिस कहा गया, ठीक, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला गया, प्रेरी। तो प्रेरी और स्टेपिस खत्म हो गया, हम साउथ में आ गए तो पेंट। देखिए लिखा भी है कंपास, देखिए लिखा है ना। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए साउथ अफ्रीका आ गया, तो अगला एरिया लिखिए साउथ अफ्रीका, अगला एरिया लिखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगले एरिया क्या लिखा आपने, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। तो देखिए क्या आज साउथ अफ्रीका में व्हाइट पीपल का कब्जा नहीं है। देखते हैं ना साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम सब तो अंग्रेजी है, सारे तो अंग्रेज हैं। तो आप जरा देखिए अंग्रेजों ने इनकी जमीन पर कब्जा किया है, बेल्ट है, और जाकर देखिए बेल्ट में कौन खट रहा है, ब्लैक अफ्रीकन खट रहे हैं, ये क्यों खटेंगे। इस तरह से समाज है, देखो सीधी बात है, जिसमें पावर है वो बात करेगा, और क्या। तो यही चीज है, साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं, बेल्ट। अब जब साउथ अफ्रीका को पार करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा दो इंपॉर्टेंट नदी है, एक का नाम है मर्रे, एक का नाम है डार्लिंग। ठीक है, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी जिस मैदान में बहती है उस मैदान जो है वो यही है, क्लियर है, और जिसका नाम है डाउन्स। चलिए अगले एरिया लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला गया है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, डाउन्स। ठीक है, डाउन्स। ओके, तो हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा, डाउन्स। अच्छा सब क्या कीजिए, ऑस्ट्रेलिया को पार करेंगे तो जमीन है, है ना, न्यूजीलैंड पर भी, इसका मतलब अगला एरिया लिखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी है, न्यूजीलैंड एक आदमी पर 16 भेड़ है वहां पर, यानी आदमी कम में भेड़ ज्यादा है, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में लिखिएगा कैंटरबरी, 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 कैंटरबरी। ठीक है, प्लीज इन सब लिस्ट को याद रखिएगा बच्चे, वो पता है स्टूडेंट आपका कि मैंने वो नाम घुमा देंगे, बेफिक्र रहिए, वो घुमाने दीजिए, मैं भी घुमा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कम किलोमीटर, दैट्स कैंटरबरी। अब न्यूजीलैंड के बाद नेक्स्ट अगला लिखिएगा हंगरी, अगला लिखिएगा हंगरी, यूरोप का एक देश है हंगरी, हंगरी। ठीक है, देखिए ये यूरोप का ही देश है लेकिन हंगरी को अलग लिखवाया गया क्योंकि इसका एक अलग नाम है। हंगरी जो है यहाँ पर इस जमीन को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा भी है स्टेपीज, STEPPES, STEPPES, सुधार लीजिए STEPPES, वही लिखा होगा, इसका फिंगर भी लिख दिया होगा PES। ठीक है, स्टेपीज। अच्छा अब देखिए उसके बाद हम कहाँ पर आ गए, आपको उसमें हंगरी में, हंगरी में इस जमीन को कहा गया है पुस्ताज। क्या कहा गया है, पुस्ताज। तो हंगरी के आगे डैश देके लिखिए पुस्ताज, हंगरी के आगे क्या लिखेंगे, पुस्ताज। क्या कहते हैं हंगरी में लोग इसको, पुस्ताज। स्टेपिस क्यों लिखा बच्चे, मैंने कहाँ कहा था, वो तो इसको कहा था, सुधार लीजिए STEP कर लीजिए, बस आई को हटा दीजिए, P कर लीजिए, हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, अब क्या कीजिए, तो हंगरी में इसको क्या बोला गया, पुस्ताज। तो याद रखना
क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? हंगरी में पूछताछ लिखिएगा बच्चे। वो तो मैंने स्टेपिस के लिए बोला था। क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, पूछताछ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, उधर आना पड़ेगा। ठीक है, हंगरी में क्या लिखा आपने? पूछताछ। तो हंगरी में इसी मैदान को क्या बोला गया है? पूछताछ। फिर पूछताछ के आगे तीर लगाइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, तीर लगाइए और लिखते चलिए। इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बारे में। पूछताछ के आगे तीर लगा कर लिखिए ग्रीन यूरोप। इसी को क्या बोला गया है? ग्रीन यूरोप, हरा यूरोप, ग्रीन यूरोप। फिर उसके आगे भी तीर लगाइए, नोट्स पढ़ाइए, ठीक है। नीचे की तरफ लिखिए तीर लगाकर ग्रीन यूरोप के बाद तीर लगा के लिखिए मेस, MEIZ, मेस, MEIZ, मेस। तो बताइए ग्रीन यूरोप में किसकी खेती हो रही है? मेस की। गेहूं की नहीं, गेहूं हरे रंग का नहीं दिखता, गेहूं हरे रंग का दिखता। गुड, चलिए मेष लिखा। मेष के बाद में तीर लगाइए, मेष के बाद में तीर लगाइए और लिखिए डैन्यूब रिवर। क्या लिखिएगा? डैन्यूब, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर। तो बताइए डैन्यूब रिवर किस मैदान से गुजर रही है? पूछताछ से। और पूछताछ में क्या है? मेज। और यह किस देश में? हंगरी। और पूछताछ क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। समझ में आया? और याद रखिएगा हंगरी वगैरह ये सब ऐसे देश हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, सोचिए, और ये बड़ी बड़ी जमीन है। एक फिल्म आई थी सिंग इज ब्लिंग, ठीक है, उसमें हंगरी देश ही तो है वो। तो देख रहे हैं आप, देखिए लोगों का लाइफ स्टाइल, जिनका घर होगा प्राइवेट गोल्फ कोर्स भी है। तो अगर आप यहाँ रूम जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रूम रेंट पे लेके रहते हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ पे रूम रेंट लेने के लिए, वो रूम में वो पूरा आपको बंगलो देंगे उसी इकोनॉमी में। जैसे मान लीजिए आप 5,000 में रूम ले रहे हैं, तो उस वहाँ का ही 5,000 में, लेकिन वो रूम नहीं, आपको पूरा बंगलो देंगे। और याद रखिए बंगलो के साथ आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल, आपका प्राइवेट गोल्फ कोर्स, सब कुछ आपका प्राइवेट रहेगा। ये नहीं है कि मकान मालिक है तो डिस्टर्ब करेंगे। सोचिए ये सारी चीजें मिलती हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल वहाँ का मुट्ठी भर लोग हैं, करोड़ों अरबों की इकोनॉमी है। 40 लेन की तो ये गली बना देंगे। बताइए यहाँ जूते पे धूल नहीं लगती। आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर को न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था, उनके जूते पे धूल थी, अंदर नहीं आने के लिए। उनके जूते पे क्या थी? धूल थी। आप अंदर न्यूजीलैंड में नहीं कर सकते। सोचिए इंटरनेशनल क्रिकेट, आप हो सकता है नेट पे कभी सोचिए, पूछेगा कि क्या न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल क्रिकेटर को कभी रोका गया था? हो सकता है अगर ये रिपोर्ट हो तो तुरंत दे देगा। दो थे आपको, बॉलर थे, जूते पे धूल थी तो रोक यहाँ दूर दिया गया। सोचिए जूते पे धूल थी तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो अंदर वो लोग कैसे रहते होंगे फिर? भाई अंदर का अलग अपना लाइफ। ये खूबी है बच्चे, इतनी क्लीननेस पर वो ये करते हैं। और 99% आबादी यहाँ की यूरोपियन है। क्या है? यूरोपियन। सब इंग्लैंड वाले लोग, अंग्रेज जो थे उन पे कब्जा किया था उस जमीन पर, वही लोग हैं और वही लोग इस पे रह रहे हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर सब वाइट पीपल, न्यूजीलैंड के भी प्लेयर सब वाइट पीपल। लोकल कहाँ है उनका? लोकल तो जंगल पहाड़ों में भगा दिए हैं। तो ये खूबी है। तो ये यही पूछता जो यही टेम्परेरी है और ये ग्रीन यूरोप से निकलती है। इज इट क्लियर? अब ये लिस्ट मैंने बता दी, चलिए बाहर निकलिए, पॉइंट लिखिए। अभी तो मैं बोला था कि एक पॉइंट मुझे याद दिलाइएगा, लेकिन मुझे याद आ गया। लिखिए, लिखेंगे दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड, लिखते चलिए, दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड फूड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड फूड ग्रैनरी, फूड FWD, फूड ग्रैनरी, अनाज रखने का नहीं होता है, ग्रेन से ग्रैनरी, ऑफ द वर्ल्ड, फूड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का अनाज भंडार। क्या है बच्चे? ये दुनिया का अनाज भंडार, फूड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। फिर लिखिए और बास्केट ऑफ ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड, बास्केट ऑफ ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड, बास्केट ऑफ ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड, बास्केट ऑफ ब्रेड। ब्रेड समझते हैं कौन क्या होता है? ब्रेड क्या समझे हम? वो ब्रेड, वो ब्रेड नहीं, रोटी, चपाती,
चपाती को भी ब्रेड बोलते हैं। तो कहा गया है कि ये जो है संसार के रोटी की टोकरी है, बास्केट ऑफ ब्रेड है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त क्या है, गेहूं है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बास्केट ऑफ ब्रेड, गेहूं की टोकरी। सोचिए ये पूरे वर्ल्ड को ये लोग खिला सकते हैं, तभी तो ये लोग इतनी महंगे में अनाज बेच देते हैं। समझ में आया? क्या बच्चे? मेंटेनेंस, हाँ सब उधर ही तो है। तो सोचिए मेंटेनेंस सी भी आ ही गया, यूरोप में तो साउथ में मेंटेनेंस सी है, अब उसी के ऊपर यही सारे वाइट लोग हैं और इन्हीं का कर्जा है, तो इनको किस चीज़ की कमी है? आप सोचिए कि इनके यहाँ पॉपुलेशन इतना है नहीं, करोड़ों अरबों की इकोनॉमी है, जूते पे जहाँ धूल नहीं लग सकती, तो आप सोचिए कि वहाँ का आदमी क्यों नहीं हेल्दी होगा? उनका खाना ऐसा है, क्लाइमेट इनका ज़बरदस्त है, तो जब जिनके पास सेविंग्स है, जिनके पास बचत है, वो इन्वेस्ट करेंगे, बैग लेंगे, इंडिया का किताब लेंगे और वर्ल्ड में घूमेंगे। आते हैं ना टूरिस्ट घूमने के लिए, आते हैं ना? सोच देखिए, हमारी आपकी सोच 3 चीजों पर है बच्चे, इससे ऊपर हम नहीं उठ सकते, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ऊपर हम नहीं उठते। घूम फिर कर हम इसी तीनों चीजों पे आते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। दैट इज मिडिल क्लास सोच। इनकी सोच जो है, इनके बात करने का तरीका पता क्या है, बहुत अजीब। इनके बात करने का तरीका क्या है, तुमने अपने शर्ट का ब्रांड नहीं बदला, 1 वीक हो गया तुमने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, तुम आज भी इसी कार को यूज कर रहे हो, तुमने अपना एलसीडी नहीं चेंज किया, तुम्हारे घर में रूफ पर पार्किंग नहीं है क्या, कहाँ है तुम्हारा प्राइवेट स्विमिंग पूल? मतलब आप बात क्या कर रहे हैं, लग्जरी, बेसिक नहीं। इसका मतलब पेट भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पेट भरा हुआ है, तभी तो लोग बेसिक नहीं लग्जरी की बात करते हैं। इससे अंदाजा लगाइए बच्चे कि आप बेसिक नहीं लग्जरी की बात करते हैं। तो इस तरह से जो करके क्या किया, इनके लाइफ स्टाइल को बना दिया। तो इनके पास इनकम है, ये आराम से घूमेंगे, सेविंग करेंगे, ये चीज क्लियर। और देखिए हर चीज में बिजनेस, गाय भैंस भी पाल रहे हैं तो बिजनेस ही कर रहे हैं, और ये लोग मेंटली इतने ज्यादा बिजनेसमैन हैं कि मैंने यहाँ तक एक जगह सुना है कि इसके रिपोर्ट में कि बेटा अगर शादी के बाद अलग रह रहा है और बाप के घर आकर खाना खाता है, बिल पे करता है, मतलब मोडिफाई ये सोच बिजनेस, मतलब ये बिल पे करना मतलब क्या, हर चीज में बिजनेस ही सोचते हैं। तो यहाँ इस तरह से सोचे, और इनको किसी चीज की कमी नहीं, काम करने के लिए मशीनें। एशिया और अफ्रीका के लोग आज भी नौकरी के लिए यहीं तो जाते हैं भाई, उनको क्या होता है विदेशों में जाकर वो अपने घर में क्या बोलते हैं, वहाँ तो जाकर लॉर्ड गवर्नर बन गए, और वहाँ पर क्या है, आपको ग्रुप डी, आपको इसे हेल्पर मैकेनिक ऐसे नहीं वो निकलता है लिस्ट जॉब के लिए। तो यही चीज़, और आपकी ज़रूरत है, क्यों आप इंडिया में 50,000 देंगे, वहाँ आपको सीधा 1 और 2 लाख देंगे, और एक ग्लैमर अलग। और वहाँ पर देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम स्लेव को बहुत नीचे नज़र से देखते हैं, मजदूर जो काम है, मजदूरी लोग जो करते हैं उसको हम लोग थोड़ा नजर नीचे नज़र से देखते हैं, ये उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते। बट इनके यहाँ लेबर का बहुत रिस्पेक्ट है, लेबर का बकायदा ड्रेस होता है, बहुत मेंटेन करते हैं, लेबर को ये नहीं करते। और जानते हैं वहाँ की सरकार का रेट है कि आपको 3 घंटे काम करना है और आपको इतना रेट मिलेगा, आपको 3 घंटे करना है और वही रेट मिलेगा। सरकार आपके साथ गलत नहीं करेगी, 3 घंटे से ज़्यादा आपसे कोई काम अगर करवा दिया उसी में चल जाएगा। तो तभी तो स्टूडेंट लोग जो जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए ऐसे एरिया में, तो उनको 3 घंटे का नौकरी और उतना ही पैसे में तुम्हारा पढ़ाई और रहना हो जाता है, तो आपको वेट नहीं पड़ता, और स्कॉलरशिप देते हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ के पढ़िए, क्यों पॉपुलेशन नहीं, तभी तो लोग हम जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को ये मेंटेन कर देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सुनते हैं ना, एमएनसी, सब इन्हीं लोगों का है, तभी तो हर कंट्री में ये बैठा रखे। जैसे सोचिए कोई बड़ी सी मॉल है, उसमें कोई बड़ा सा आउटलेट है कोई विदेशी कंपनी का, वो चलता ही नहीं, तो हम लोग देख के हंसते हैं कि बताओ इसका दुकान ही नहीं चलता है, खोल के रखा है। तो आपके भरोसे थोड़ी बैठा है, वर्ल्ड की हर जगह चेन है, वो क्या है, चेन। इससे कमाई नहीं हो रही तो उससे हो रही है, वो तो खोल के रखा है ना अपनी चेन के लिए। जैसे मैंने कहा था ये मुर्गी और बत्तख को खिलाते हैं, देखिए एक ऐड आता है ना टीवी में, KFC चिकन का आता है, KFC केंटुकी फ्राइड चिकन, केंटुकी अमेरिका का एक शहर, यही है केंटुकी फ्राइड चिकन। और अभी हाल ही में आया था ना कि इनकी जो मुर्गियां जो लैब में बनती हैं उनमें पंख नहीं होते, मांस का लोथड़ा होता है, आप देखेंगे तो आपका मन खराब हो जाएगा, और वो वर्ल्ड में सेल करते हैं।
सवालियाँ वगैरह डाल करके बेच दिया, बट हमको तो इनकम करना है, तो KFC भी विवादों में आया, न्यूज में आया था। ये सारी चीजें यही है उनका, और बाकी तो हम लोग को मक्का बेच के खिला ही दे रहे हैं। चलिए क्या खाएंगे मक्का। अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा अब सोचिए, यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस भी होते हैं। इंडिया में फार्म हाउस कल्चर आ रहा है, वो यहीं से लोगों ने एडॉप्ट किया है। लिखेंगे बिग फार्म हाउसेस आर फाउंड हियर, बिग फार्म हाउसेस आर फाउंड हियर, बिग फार्म हाउसेस, बिग BIG, बिग मतलब छोटा, लिखिए बिग फार्म हाउसेस आर फाउंड हियर, बिग फार्म हाउसेस आर फाउंड हियर, यानी यहाँ पर क्या है बच्चे, बड़े बड़े फार्म हाउस में मिलते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा हाँ सुनिए, फार्म हाउस कहने का मतलब क्या है, इनका लग्जरी घर, पर्सनल, इनकी फैक्ट्री, सब कुछ इसी के अंदर रहेगा, और पूरा बकायदा घेरा हुआ, और ये नहीं सोचिएगा छोटा मोटा, लगेगा आधे किलोमीटर में एक ही घर बना हुआ है। ऐसे लंबे चौड़े फार्म हाउस जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर लिखेंगे ऐसे लिखिएगा, मतलब कॉलम बना लीजिए, एक और लिखिए ग्रासलैंड और एक और लिखिए फार्म हाउस, एक और लिखिएगा ग्रासलैंड, एक और लिखिएगा फार्म हाउस, ताकि किस ग्रासलैंड में फार्म हाउस का क्या है ये आप लोग जान लीजिए, पूछा जा चुका है आपसे ऊपर, ठीक है? इसलिए पूरा अच्छे से, और याद रखिए क्लास 8 की NCERT में जाकर देख सकते हैं, मेरे एक एक चीज आपको मिलेगा, क्योंकि NCERT में ये सब छपा हुआ है, इसलिए आप लोग ये गलती नहीं कीजिए, ठीक है? लिखिए एक और ग्रासलैंड और दूसरे को क्या लिखा आपने, हाँ, तो पहले ग्रासलैंड में लिखिए प्रेरी, प्रेरी, पहले ग्रासलैंड में लिखिए प्रेरी। अब जान लीजिए कि प्रेरी में अभी लिखा है ना, प्रेरी, PRERI, ठीक है, प्रेरी। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रेरी में इस ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, इज इट क्लियर? तो प्रेरी के आगे लिखिए, प्रेरी के आगे उसमें लिखिए फार्म हाउस में प्रेरी, जैसे प्रेरी लिखा ना आपने, प्रेरी, ठीक है, प्रेरी के आगे लिख लीजिए फार्म हाउस में रेंज, क्या लिखिएगा, रेंज, रेंज क्या बोलते हैं, रेंज, इज इट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेंज, तो वो क्या है बच्चे, फार्म हाउस है, कहाँ पर, प्रेरी में, और ये पूरा हाईटेक फार्म हाउस, इसी में उन लोगों के पशुओं का वो सब फैक्ट्री वगैरह होता है, और पूरा मैकेनाइज, पूरी मशीन, कोई बदबू भी नहीं उठेगी, इस तरह से बहुत मैकेनाइज रखते हैं ये, ओके? फिर लिखिए स्टेपिस, स्टेपिस जानिए स्टेपिस में क्या कहते हैं, स्टेपिस में लिखिएगा लेटिफोंडिया, लेटिफोंडिया, लेटिफोंडिया बोलते हैं वो लोग स्टेपिस में, लेटिफोंडिया, फिर लिखिए पंपास, हाँ फोंडिया, FINDIA, फिर लिखिएगा पंपास, पंपास में जान लीजिए क्या कहते हैं, एक बताया था अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है, पंपास, ओके? पंपास में ये लोग कहते हैं एस्टांसिया, यही पूछा है, एस्टांसिया, क्या हाँ एस्टांसिया, इसलिए क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको एक पूरी बात बता रहा हूँ, एस्टांसिया। फिर लिखिएगा डाउन्स, डाउन्स कहाँ बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया में, DAWNS, डाउन्स, ठीक है? डाउन्स में ये लोग कहते हैं स्टेशन, क्या कहते हैं, स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ ना रेलवे स्टेशन, तो ये स्टेशन वर्ड यहीं से लोग बनाती हैं, तो डाउन्स में क्या कहते हैं, स्टेशन, इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा कि पास में ये और ऑस्ट्रेलिया में स्टेशन, ठीक है? चलिए ये चार याद रखिएगा, ठीक है? इससे बाहर निकलिए। अच्छा यहाँ पर एक जानवर मिल रहा था, इन लोगों ने इस जानवर को मार मार कर आज इंडेंजर्ड पोजीशन में पहुंचा दिया है, मतलब अब ये जानवर यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पूरी NCERT ने उसका भी नाम ऐड कर दिया है। एक जानवर इसका नाम है बाइसन, क्या नाम है, बाइसन, वो इंडेंजर्ड पोजीशन में, लिखिएगा बाइसन इज इंडेंजर्ड पोजीशन हियर, बाइसन, बाइसन इज इंडेंजर्ड पोजीशन हियर, बाइसन इज endangered position here, bison is endangered position here, तो यहाँ पर bison किस पोजीशन में है बच्चे, endangered पोजीशन में, हाँ
बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली बाइसन यही नाम है, आप अपने तरफ से इसको यहाँ पे बोल सकते हैं वाइल्ड, अरे वो जंगली भैंसा, भैंस होता है ना बुफेलो, तो बुल्लो, ओके, तो वही जंगली भैंसा, भैंस की तरह एक जानवर होता है जंगली भैंसा जो यहाँ पर रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका शिकार करते हैं, बैगली दौड़ा दौड़ा कर, ठीक है। तो जंगली भैंसे का वो दौड़ा कर क्या करते हैं, शिकार, वो खेल खेलते हैं बच्चे। उस शिकार में इन्होंने बाइसन को इतना मार दिया कि आज बाइसन बेचारा खुद भाग रहा है। और अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पर जो खेतों का जो लुक आफ्टर करते हैं, जो ख्याल रखते हैं, इन्हीं लोगों को बोला गया है काउबॉय। क्या बोला गया, काउबॉय। पुरानी हॉलीवुड की फिल्में आती हैं इसमें काउबॉय लोग रहते हैं, याद है, वो जो कैप लगा के रहते हैं, ऐसे खड़ा रखे, वो यही मेंटली मारपीट का सोच रखते हैं। जितने सारा समाज के इज्जतदार होते हैं उन्हीं को ये लोग बुलाते हैं कि आओ मेरे खेतों में काउबॉय बनो। और इनका कोई काम नहीं, सुबह शाम खांसी की दवा पीना है और दिन भर लड़ना है। समझ में आया? लेकिन the cowboys, COWBOYS, the cowboys are supervisor of this field. तो काउबॉय कल्चर यहीं से आया है बच्चे, वो इन खेतों का क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। और ये जो काउबॉय है, ये एक खास तरह का कुत्ता पालते हैं जिसका नाम है डिंगो। डिंगो डॉग ये पालते हैं, समझे। और वो जो डिंगो कुत्ता होता है वो इनसे भी बड़े कुत्ते होते हैं, बहुत खतरनाक। ये तो लड़ने के लिए तैयार है ही, डिंगो उनसे भी ज्यादा तैयार है लड़ने के लिए। और ये आपस में ही लड़ते रहते हैं कि हमारे मालिक का खेत हो, और यही हंटर की चोट पर सारा काम लेते हैं। तो सोच सकते हैं, और मालिक आएगा वही कार, हाँ आते ही बचे, अपने कार से आएगा, जूते पे धूल नहीं लगेगा। और कार भी कौन सा चलेगा, वो लेमोसिन लंबी वाली, सब यही लोग तो यूज करते हैं, ग्लैमर यही तो दिखाता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। इज इट क्लियर? अब जाकर के हमने क्या किया कि इस पूरे एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, कुछ मिसलेनियस पैटर्न है अभी जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। लिखेंगे प्लांटेशन क्रॉपिंग, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है। प्लांटेशन क्रॉपिंग एनसीईआरटी में देखिए ना, जरूर पढ़िए। नेक्स्ट, हाँ नया ये वो हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अब क्या लिखा आपने, प्लांटेशन क्रॉपिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक ही चीज है बच्चे। आप एग्रीकल्चर लिख लीजिए या प्लांटेशन क्रॉपिंग लिख लीजिए, इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, तो आपको उसको समझने को लेकर नहीं। इज इट प्लांटेशन क्रॉपिंग? देखिए सबसे पहले एक बार क्या है, प्लांटेशन क्रॉपिंग होता है, आप लोग जानते हैं प्लांटेशन क्रॉपिंग क्या होता है। सुनिए, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, प्लांटेशन क्रॉपिंग का मतलब होता है वैसी फसल, वैसा क्रॉप जो सालों भर खेत में खड़ी रहे, वैसी फसल जो सालों भर खेत में खड़ी रहे। इसका मतलब एक खास फसल और उसको सालों भर में उगाएंगे, समझ में आया? यही होता है प्लांटेशन क्रॉपिंग। इज इट? लिखेंगे सच क्रॉप्स which are cultivated throughout the year, such crop 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 which are cultivated throughout the year। यानी वैसी फसल जो सालों भर खेत में खड़ी है, जिसकी सालों भर क्या होती है, खेती होती है। इसको सेंस में रखिएगा, सालों भर खेत में खड़ी है।
अच्छा बच्चे सोचिए, अगर मान लीजिए कि मैं ही एक किसान हूँ और मुझे फसल लगानी है, तो किसान तो जनरली चेंज करता है ना फसल, करता है कि नहीं? गुड। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक ही फसल लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ सोच के ही तो लगा रहा हूँ, तो ये खाने के लिए हो सकता है कि बिजनेस के लिए। इसका मतलब है कि प्लांटेशन क्रॉपिंग भी क्या है, कॉमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस। देखिए, इट इज practiced for commercial purpose. It is practiced for commercial purpose. It is practiced for commercial purpose. यानी ये भी प्रैक्टिस किया जाता है किस पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। समझ में आया? It is practiced for commercial purpose. कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाएगा, लेकिन बट किंतु परंतु अगर हो है, यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान देना, ये हर जगह नहीं की जाती, ये हर जगह नहीं की जाती। क्वेश्चन है तो कहाँ की जाएगी? ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल तीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए कंडीशन है, लिखेंगे। इट इज प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इट इज प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। It is practiced in tropical and subtropical area. फिर लिखिएगा हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, तीनों लिख लीजिए। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, यानी यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है और अच्छा, लेकिन जानते हैं इनके जो मालिक होते हैं सब डेवलप कंट्री वाले होते हैं। मतलब वो लोग यहाँ आते हैं, हमारे जैसे किसानों को पकड़ते हैं कि इधर बेवकूफ की तरह घूम रहा है, कमा मेरे साथ। तो हमें भी लगता है कि रजिस्टर्ड बेवकूफ तो नहीं, लेकिन चलो कमा ले। तो वो मेरे साथ क्या करेंगे, पेपर पे साइन करवा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो यूज्ड हियर। समझ में, किसान फंस जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो यूज्ड हियर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो यूज्ड हियर, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या की जाएगी, यूज की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो यूज्ड हियर। तो यूरोपियन लोग होंगे, अब सोचिए जब यूरोपियन लोग होंगे बिजनेस के लिए करेंगे तो पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। लिखिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, खूब पैसे लगाएंगे, वो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स, वो भी तो लगाएंगे, मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स, मॉडर्न टेक्निक भी लगाएंगे, मॉडर्न टूल्स भी लगाएंगे, ताकि धंधा अच्छे से चले। ठीक है। फिर लिखिए ह्यूमन लेबर, अब हमारे जैसे लोग खटेंगे भी तो वहां करके, हल लेकर सुबह सुबह चलेंगे खेत में काम। क्लियर हो गया? ह्यूमन लेबर। उसके बाद फसल उपजेगा तो मालिक जो है हमें अपना जो पैसा है वो दे देगा 10-20 रुपए, बाकी लेके चला जाएगा। हम 10-20 रुपए में जाइए, देसी पावर जो मिले। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या होंगे, लिखिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर, जानिए इसमें कौन कौन से क्रॉप है प्लांटेशन क्रॉपिंग का इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर। और याद रखिएगा ये एक तरह का कैश क्रॉप भी होगा, पैसे वाला क्रॉप वही होगा, क्योंकि अब सालों भर बिजनेस के लिए कर रहे हैं। बताइए कौन कौन होगा इंपॉर्टेंट क्रॉप, चलिए बताइए। लिखिए, पहले लिखते चलिए। टी कॉफी, एकदम सही कहा आपने, टी भी लिखिए, कॉफी भी लिखिए। टी कॉफी, आप जैसे कोरापुट कॉफी का भी तो यहाँ पर है बागान, देखिए मैकेनाइज है कि नहीं, पूरा कवर्ड करके अच्छे से किया जाता है ना, कमर्शियल पर्पस है वो। तो वो एक तरह का यही है प्लांटेशन क्रॉपिंग, क्योंकि वो सालों भर होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगले महीने जाकर उसमें कोई गेहूं चावल लगाकर भाग जाएगा।
ज्यादा हो रहा है। कोई नहीं, एक रात में 2 बजे उठ जाना है। ज्यादा हो रहा है फिर सुबह कम हो जाएगा कॉफी। चलो लिखो, टी कॉफी, और बताइए, दिमाग लगाइए, चलिए बताइए, बोलते चलिए। ऑरेंज, शुगर केन, आपको बताया था मेडिटेरेनियन में ऑरेंज, शुगर केन, रबर, बनाना, केला, बनाना एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आपने प्लांटेशन टॉपिक को बखूबी समझा। एरिया इसका वही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है, पूरा यही एशिया का सब देश में यही यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्रीकल्चर देखिए, अब इम्पोर्टेंट सब कवर करना है। लिखिए डेयरी फार्मिंग, हाँ इसको अच्छे से सीखिएगा, इसमें एक दो पॉइंट है जो क्वेश्चन आता है। डेयरी फार्मिंग, DIRY, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। क्या आप में से कोई बताएगा क्या होता है डेयरी फार्मिंग? चलिए मिल्क और डेयरी में क्या अंतर है पहले ये बताइए, फिर बाद में सुनेंगे। चलिए महापुरुष बताइए, मिल्क और डेयरी में क्या अंतर है, बताइए क्या बोल रही हैं आप? मिल्क का जो फैक्ट्री होता है, मिल्क का जो फैक्ट्री होता मिल्क है, से तरह तरह के प्रोडक्ट। अच्छा, मिल्क से जो तरह तरह का प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? डेयरी। और मिल्क मतलब मिल्क, मिल्क डेयरी है। डेफिनेटली एकदम सटीक जवाब, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया। मिल्क मिल्क होता है और मिल्क से जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसी को किसमें काउंट करते हैं? डेयरी। यानी डेयरी इंडस्ट्री में हम मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट की बात करेंगे, लिखेंगे। इन दिस फार्मिंग मिल्क एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, in this farming milk and different products of milk and different products of milk are considered, and different products of milk are considered, different products of milk are considered। इसका मतलब है दूध और दूध से बनने वाली सारी चीजों को हम इसी में यूज करेंगे। आगे समझ, ठीक। लेकिन ये जो डेयरी फार्मिंग है आजकल ये डेवलप कंट्री की ओर चला गया है, किधर? डेवलप कंट्री। मैं डेवलप कंट्री की ओर ले जा रहा हूँ आपको, लिखेंगे इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्री। यानी आपको सोचिएगा डेवलप कंट्री का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्री, कहाँ पर होगा बच्चे ये? डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्री। अब जो मैंने डेवलप्ड कंट्री का आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएगा। पॉपुलेशन कम होता है, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, उसको कोई ये नहीं। तो ये डेवलप्ड कंट्री में किया जाएगा डेयरी फार्मिंग, ठीक है। चलिए अब जो मैं पूछ रहा हूँ सोच समझ के आप लोग बताइएगा, इट इज क्लियर। चलिए आप बताइए, सोच समझ कर ये बताइए मुझे कि जो डेयरी फार्मिंग है वो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, नगर, उनके नजदीक किया जाए या दूर किया जाए? क्या लगता है आपको? नजदीक। आपको ने दूर कहा, ऐसा क्या? मैं ये नहीं कहा आप गलत है और नजदीक वाले सही है, मतलब दूर क्या? और आप क्या बोले? नजदीक बोला आपने, नजदीक। हाँ क्यों दूर? अच्छा मान लीजिए सपोज मुझे सुबह काम पर जाना, तो जनरली एक कप चाय चाहिए, तो सुबह सुबह चाय चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि शहर के दूर अगर दूध इंडस्ट्री होगी तो नज़दीक आते आते तो दोपहर हो जाएगा, तो फिर तो शाम में आके चाय पीऊंगा ही, ठीक है। और अगर शहर के नज़दीक है तो सुबह सुबह तुरंत दिया दूध आ जाएगा, तो आराम से चाय पीकर निकलूंगा। तो शहर के नज़दीक करो या दूर करो? लिख लो दूध। अरे अच्छी बात है, दूध यहाँ चाहिए, भैंस मान लो 10 किलोमीटर, कोई बात नहीं, मेरे साथ बता दो। लिखिए इट इज प्रैक्टिस्ड नियर द बिग सिटीज, इट इज प्रैक्टिस्ड इन नियर द बिग सिटीज, इट इज प्रैक्टिस्ड नियर द बिग सिटीज, मतलब बड़े बड़े शहरों के नजदीक कीजिएगा। तभी तो दूध वाली गाड़ी नहीं देखते हैं सुबह सुबह पहुंच जाती है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ भी होता होगा।
वो पैकेट वाला जो दूध बिकता है गाड़ी आगे नहीं सुबह डिस्ट्रीब्यूट करता है, तभी तो लोग के घर दूध की अवेलेबिलिटी होती है। अब सुबह में दूध चाहिए, पता चला कोरापुट में दूध की डिमांड है और भैंस जो है इंडस्ट्री वो विशाखापट्टनम में है। लो बस दुकाने में जी रास्ते में है, आराम से चाय पी के जाना, रोज घरेलू इंसान रोज सर फटेगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा दूध का तकनीक जरूरत नहीं है गुड क्या रखना नजदीकी रखना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए ओके। अच्छा तो इसमें भी हम पूरा पैसा लगाएंगे क्योंकि अच्छा गाइडेंस रखेंगे, मेंटेनेंस भी तो होगा। लिखिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स और टेक्निक्स भी क्या होंगे? मॉडर्न। फिर लिखिए ह्यूमन लेबर, आदमी भी मेहनत करेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। मशीन्स आर यूज्ड, मशीन्स यूज होते हैं। देखिए आता है नहीं, तो गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए भी मशीनें होती हैं। मशीन्स आर यूज्ड, मशीन्स आर यूज्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि दूध दोहने जो गाय भैंस रखते हैं वो लोग नहीं दूध दोहने का जो काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या है मशीनें होती हैं, ह्यूमन लेबर नहीं होता। तो ये लोग बहुत मैकेनाइज करते हैं। उसके बाद जानते हैं एकदम प्योर दूध रहता है, हमारी तरह नहीं कि 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिया और बांट दिया जी आप ही का दुकान है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर सब लोग आते हैं, चेक करते हैं, उस पर रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट का कि 10 रुपये मतलब 10 रुपये, उसमें कोई काला भाई यहाँ नहीं कि अपने मन से आप चला दें। हर चीज़ एकदम प्योर पैकेज होता है, एकदम फ्रेश, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो दूध इंडस्ट्री से जो दूध निकलता है, तो देखिए आपने क्लियर किया होगा जब हम पैकेट वाला दूध लेने जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी होता है, फुल क्रीम ऐसे होता है ना। तो जनरली फुल क्रीम का दूध नहीं लोग ज़्यादा लेते हैं, तो सिंपल वाला लेते हैं क्रीम कम। इनके यहाँ क्या होता है जो मिल्क का प्रोडक्ट है वो 100% फुल क्रीम होता है। यहाँ वाला फुल क्रीम नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाता है सोचो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो क्रीम हटा देते हैं, क्रीम यूज नहीं करते, क्रीम हटाते हैं। और क्रीम पता है किसको खिलाते हैं? वही पिग को, सुअर को, चर्बी के लिए, फैट के लिए, वही मांस कटिंग होता है। और उसके बाद जो दूध बचता है उसकी ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सोचिए इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा और हर चीज़ क्या है पूरी वेल मैकेनाइज, एसी वगैरह सब लगा है, गाय भैंस भी खुश है, आदमी जो काम कर रहा है वो भी खुश है। इट इज क्लियर? अच्छा अब ये कहाँ होगा? एरिया लिखिए, इसका एरिया लिखिए, इसका एरिया लिखिए। और जो एरिया बताऊंगा उसको प्लीज याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए और एरिया पूछे, अगर नहीं समझ में आए तो इसी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। गुड, लिखिए एरिया। पहले लिखिए, देखिए मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। अब तो दो पेन आ गया, ऐसा यही करना है, वही मैं क्यों ये कैसे कर दिया? अच्छा हाँ, यहाँ सभी लोग क्या लिखेगा? सबसे पहले अगर आपसे इसका एरिया पूछेगा तो इस एरिया पर फोकस कीजिएगा, इस पर। इसका मतलब साउथ ईस्ट कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए। देखिए मैक्सिमम बड़े बड़े शहर और पॉपुलेशन, ठीक है। लिखिए पहला एरिया लिखिए, साउथ ईस्ट कनाडा एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। 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 प्लीज इस चीज को नहीं भूलिए। दूसरा एरिया लिखिए, दूसरा एरिया यहाँ लिखिए, वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल कंट्रीज। वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल कंट्रीज। अब मैं आपसे यूपीएससी का सवाल पूछूंगा, जो आएगा उसको लिखवा दूंगा। लिखिए आप लोगों ने, वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल कंट्रीज। ये प्लीज इन दो एरिया को आप लोग याद रखेंगे, इन दो एरिया को नहीं भूलें। ये चीज क्लियर? यहाँ तक एकदम क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सोच समझ के बताइएगा। एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ जानवर, दो तरह के जानवर होते हैं। फर्स्ट मांस वाला एनिमल, मीट, और
एक होता है दूध वाला, मिल्क शायद बोलते हैं, मिल्क एनिमल, ठीक है। ये दो तरह के एनिमल होते हैं। आपसे क्वेश्चन जो मैं पूछा हूँ सोच समझ के बताइएगा। मिल्क वाले एनिमल यानी डेयरी इंडस्ट्री, मांस वाले एनिमल यानी मीट इंडस्ट्री, सिंपल। तो मुझे सोच समझ के बताइए कि जो दूध वाले जानवर हैं मिल्क वाले, उनको कोस्टल एरिया में रखा जाए या भीतर अंदर रखा जाए, क्या लगता है? यही एक क्वेश्चन है। और मांस वाले जानवर के लिए भी यही है कि उनको कोस्टल एरिया में रखा जाए या कॉन्टिनेंट के अंदर रखा जाए। अब बताइए, अंदर रखा जाए किसको, दूध वाले या मांस वाले? दूध वाले। और दूध वाले को दोनों। सरकार इतना बदल रहा है कोई बात नहीं, होता है। चलिए बताइए, दूध वाले को अंदर और दूध वाले को अंदर और मांस वाले को बाहर, कोस्टल कोस्टल। गुड। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? पड़ोसी में तुरंत नजर हटा लिया तो मैंने कहा पड़ोस में। हाँ, चीफ गेस्ट। चलिए, अब जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सपोज आज तो जनरली पैकेट वाले मिल्क पे हमारे निर्भरता है, पाउडर वगैरह पे, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले का ख्याल हो, ठीक है, छोटे में अगर हम पेरेंट के साथ गए हैं या घर में कोई दूध लेने के लिए भी लोग जाते हैं शाम में बर्तन लेकर, कहीं गाय भैंस होता है, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा कभी मौसम अगर बिगड़ता है, जैसे आंधी तूफान या बारिश वगैरह आ गई, तो दूध की क्वांटिटी में अंतर आ जाता है, दूध कभी जानवर कम देता है कि थोड़ा मौसम खराब हो गया था, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो दूध की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। इसका मतलब है कि दूध वाला जानवर मौसम के उतार चढ़ाव को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। अचानक गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, तो उसके भी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, बारिश हो जाए। तो याद रखिएगा कि जो दूध वाला जानवर है वो मौसम का उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मांस वाले को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पता है एक दिन कटना है। उसको बारिश हो गर्मी में, उसको तो पता है कि भाई आएंगे कुछ लोग हैप्पी बर्थडे मनाने काटने को, यही है ना? ठीक। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहले नहीं समझाया, कभी पढ़ के नहीं जाता। चलिए यहाँ पे क्या देखिए, अगर आप समुद्र के नजदीक रहेंगे तो क्या समुद्र का इफेक्ट पड़ेगा? सिखा चुका हूँ कि कोस्टल एरिया में किसका इफेक्ट पड़ता है, समुद्र। तो समुद्र की खूबी है वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। इसका मतलब है जो एरिया समुद्र के किनारे होगा ना तो वो जल्दी गर्म होगा ना तो वो जल्दी ठंडा होगा। इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। तो समुद्र के इलाके में देखिए गर्मी सर्दी सब बराबर रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, समंदर का। तो जब समंदर का इफेक्ट पड़ता है बच्चे, तो क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब क्लाइमेटिक इफेक्ट कम हो गया तो फिर इसका मतलब दूध वाले जानवर को दिक्कत नहीं होगी। तो दूध वाले जानवर को कहाँ रखा जाए, कोस्टल एरिया में, ताकि क्लाइमेट के उतार चढ़ाव कम से कम हो। और मांस वाले जानवर को कहाँ रखा जाए, अंदर, कि क्लाइमेट का उतार चढ़ाव हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। लिखिए नोट में, समझ में आया? पढ़े लिखो, नोट में लिखिए, लिखेंगे मिल्क एनिमल आर केप्ट इन कोस्टल एरिया। Milk animal are kept in coastal area. Are kept in coastal area. Coastal area due to the effect of marine. Due to effect of marine. Marine समझ रहे हैं ना, समुद्र को? Due to effect of marine. ठीक है, किसके कारण रखा जाता है, मरीन के कारण। ओके, because climatic diversity, because climatic variation is very less here, because climatic variation is very less here, because climatic variation is very less here, because climatic variation is very less here।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए ये ट्रिक याद रखना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट हर जगह के लिए है। जहाँ भी समुद्र के नज़दीक रहेंगे वहाँ आदमी भी ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखिएगा and meat animal are kept in inner part of continent. Meat animal, meat मांस वाले, meat animal are kept in inner part of continent. Are kept in inner part of continent. तो मीट वाले जानवर कहाँ रखे जा रहे हैं? Inner part of continent. Because they can tolerate the extreme climate, because they can tolerate the extreme climate, because they can tolerate the extreme climate, क्योंकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट को क्या कर सकते हैं बच्चे, टॉलरेट कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, अभी मैं प्रेरी स्टेपी में मैंने कहा था ना कि मांस वाले जानवर, तो आप तुरंत जोड़ सकते थे कि सर अभी आप स्टेपी प्रेरी में मांस वाले बोल रहे थे, यानी मांस वाले जानवर जो अंदर रखा जा रहा है वो किस में रखा जा रहा है, वही टेम्परेट ग्रासलैंड। समझ में आया? ब्रैकेट में लिख लीजिए टेम्परेट ग्रासलैंड, तो आपको दिमाग में जुड़ जाएगा कि अच्छा वो टेम्परेट ग्रासलैंड वाला बात हो रहा है। और दूध वाले जानवर को किनारे में मार दीजिए, उनको क्या दिक्कत है, घास खाएंगे, दूध देंगे, हम आगे समझ में बात। और मांस वाले जानवर बेचारे अंदर रह रहे हैं, उनको पता है कि कल का सूरज मालिक देखने मिलेगा या नहीं देगा, डब्बा बंद होकर के निकल जाते हैं। और तरह तरह का प्रोडक्ट होता है, हेम होता है, पाम होता है, सुअर के मीट को कट करके नमक में लपेट कर डिब्बा बंद करके रखते हैं, वो उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होता है, इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती है, उसमें पहले देख लिया जाता है कहाँ का पैसेंजर है, उसके अकॉर्डिंग आपको फूड सर्व किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वो सेल होता है, वो वर्ल्ड लेवल पे सेल होता है बच्चे। ये नहीं सोचिएगा ये बहुत बड़ा मार्केट है। आपने उसका नाम सुना होगा शिकागो, अमेरिका यूएस का शिकागो, वो मांस कटिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। पूरा मांस कटिंग नहीं होती है बच्चे, और यहाँ तो ऐसे ऐसे पहलवान है कि पूरा एक पिग अंदर ले लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, मुंह खुला पिग अंदर आ गया। ऐसे फूड कल्चर बना रखा है दिस इज ठीक है। यहाँ तो ये आप समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, ट्रक समझते हैं, टाटा 407 लिखिए ट्रक फार्मिंग, TRUC। ट्रक फार्मिंग लिखेंगे, टाटा ट्रक नहीं लिखेगा, ट्रक फार्मिंग, ट्रक TRUC के लिखिए सबने। चलिए आपको क्या लगता है ये ट्रक फार्मिंग में क्या होगा? सुना था पहले ट्रक फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन का फार्मिंग। होता है। हाँ, आपने सही पकड़े, ठीक है, कि प्रोडक्शन करके उसको, हाँ बोलिए, आगे में बोलिए, ट्रांसपोर्ट कर देना। कौन सा चीज का प्रोडक्शन करके? थोड़ा तेज बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। मीट मिल्क डे, ये तो हो गया ना। फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यही ट्रक फार्मिंग लिखिए। आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन क्या आया था अभी तुरंत समझ जाइएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिख देखो, लीजिए, तो यही तो करवा रहा हूँ मैं। देखिए मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये नहीं सोचिएगा मैं लॉजिकली दिमाग से नोट्स बना कर आपको लिखवा रहा हूँ। वेरी गुड। लिखिए इन ट्रक फार्मिंग, क्या हो गया भाई? In truck farming there is agriculture of फल फूल सब्जी। In truck farming there is agriculture of फल फूल सब्जी, अरे fruits, flowers and vegetables, fruits, flowers and vegetables, यही है ट्रक फार्मिंग। समझ में आया? तो अच्छे से नोट्स को कवर कीजिएगा, लेवल बहुत हाई रखा है। एग्रीकल्चर में गुड, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल फूल सब्जी, फल फूल सब्जी, फ्रूट
फ्लावर्स वेजिटेबल्स। इज इट क्लियर? यही होता है ट्रक फार्मिंग, इसलिए भूलने का नहीं। कोई इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन में पूछेंगे, इसलिए तो देखिए आपको इतना क्यों सिखा दिया, क्वेश्चन डिस्टर्ब भी करेगा तुरंत आंसर बना दोगे, क्योंकि तरीका तो सिखा दिया ना मैंने। ओके गुड, बात तो अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा फिर मेरा आप ही लोगों से सवाल है, फल फूल सब्जी की खेती करना है मुझे, मान लीजिए मैं ही किसान हूँ, तो शहर के नजदीक करूँ या दूर करूँ जाकर फल फूल सब्जी? नजदीक। हाँ बना, पता चला सुबह नाश्ता करना है तो शाम में भुजिया खा रहे हैं, लिखिए ये फिर दूर करवा देता, लिखिए it is practiced near big cities, it is practiced near big cities, यानी बड़े बड़े शहरों के क्या करेंगे आप, नजदीक करेंगे। इट इज प्रैक्टिस, देखिए बच्चे अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस तरह से सिखा दिया है मैंने, बस अच्छे से रिवीजन रखिएगा। और इससे रिलेटेड और भी चीजें अगर आपको बुक में मिले, एनसीईआरटी में अगर मिले, जैसे एनसीईआरटी पढ़िएगा क्लास 8 की, उसमें ये है, तो जो एक्स्ट्रा अगर मिलेगा तो तुरंत उसका शॉर्ट नोट बना भी लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए अगर टीचर ने आपसे कहा कि यहाँ इस रास्ते से जाएंगे तो दरवाजा मिलेगा, ठीक है, और मैं इतना कर चल के आपको मैंने दिखा भी दिया, ये थोड़ी कहा है कि आप रुक जाओ, आप तो बढ़ ही रहे हो ना आगे, तो आप बोलो दरवाजा तोड़ के निकल जाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर अन्य भी चीजें हैं तो उसको तुरंत साथ साथ भी तो नोट्स बनाते हुए चलो, समझ में। मैं आपको पहली क्लास में कहा था कि टीचर पे, कोचिंग पे डिपेंड नहीं होने का, आप लोग बहुत योग्य हैं खुद में, यू आर वेरी एबल, आप अपने आप को पहचानिए। कस्तूरी नाभि बसे मृग घूमे बनमाही, कस्तूरी तो नाभि में है, जंगलों में क्यों घूमना, जैसे हिरन घूमता है, मतलब है आप में योग्यता है, आप में हर चीज है, तो आप अपने आप को पॉलिश करें, आगे बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? प्रवचन का लाभ मिला नहीं? चलिए कुछ तो मिला, देखिए तो इट इज प्रैक्टिस नियर बिग सिटीज, दिखाना क्या जाएगा, बड़े शहरों के नजदीक, ठीक है। जैसे नहीं था एक फादर बहुत खुशी होकर अपने बच्चे के लिए पुलिस की वर्दी नहीं होता वो बच्चों का कपड़ा, वो खरीद कर ले आया कि बच्चा मेरा पुलिस वाला बनेगा, तो बच्चा क्या किया, शर्ट पहना, बटन खोल दिया, पैंट था उसका वो पगड़ी सा बांध दिया, ठीक है, और वो ऐसे पहनना था बेल्ट, तो बेल्ट को ऐसे लटका लिया, और गन लेकर बाप के पास बोला अब तो गब्बर नहीं बनूंगा। बाप मेरा बेटा अफसर बनेगा, आप लोग को एकदम आगे बढ़ना है, इट इज क्लियर, आगे बढ़ना है, मतलब रोड पे नहीं, पढ़ाई में। चलिए सर बोले पता है पीछे पढ़ना, चलिए इट इज प्रैक्टिस नियर बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में क्या करेंगे आप लोग, नजदीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। फल फूल सब्जी उपजाएंगे, इसका मतलब पैसा लगाएंगे क्योंकि फ्रेशनेस चाहिए, लिखिए वही वो सारा पॉइंट जोड़िए, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्निक टूल्स, ह्यूमन लेबर, ये तीनों पॉइंट तुरंत जोड़ लीजिए, ठीक है, एकदम उसी चीज को तुरंत जोड़ लीजिए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ह्यूमन लेबर भी लगाएंगे, मॉडर्न टेक्निक और टूल्स भी होगा, ठीक है, नजदीक भी करेंगे, और ट्रक तो रखेंगे ही माल ले आने ले जाने के लिए, छोटी छोटी ढेर सारी गाड़ियां होती हैं। और देखिए आपके यहाँ भी इस शहर में भी अगर कोई सब्जी का मार्केट होगा तो सुबह छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं, उनसे सब्जियाँ उतरती हैं। ये मैं अरुणाचल प्रदेश में मैं जहाँ पढ़ा रहा था, उसी होटल में जहाँ हम लोगों ने मुझे ठहराया था, नीचे एकदम सुबह अलग अलग ट्रक पहाड़ों से एकदम सब्जी उतर रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, सब्जी एकदम उतार रहे हैं, यही ट्रक फार्मिंग है। लेकिन वहाँ मैकेनाइज्ड है, हमारे यहाँ की तरह नहीं कि इधर सब्जी है, इधर नाला बह रहा है, कोई भाई बगल में सोया हुआ है पीकर, गाय अलग भैंस अलग दौड़ रही है, नहीं, वहाँ हर चीज़ क्या होगा, मैकेनाइज्ड। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बड़े बड़े शहर के नजदीक करेंगे। अच्छा, अब फल फ्रूट्स की तो जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। अब देखिए जनरली फ्रूट्स लेना है तो लोग फल लेने जाएंगे, सब्जी खरीदनी है तो तुरंत सब्जी आएगी। अब कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनको फूल भी खरीदना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर, एरिया लिखिए, इसका एरिया लिख लीजिए, कहाँ पर करेंगे, एरिया वही चिपकाइए,
इससे ऊपर एरिया बनाया था ना, उसी को चिपकाइए, वो अमेरिका कनाडा वो यूरोप वाला उसी को चिपकाइए। हाँ सेम चिपका दीजिए, तब तक हम साइलेंट मोड में हैं। वेरी गुड, समझ में आया? चिपके का क्या कंफ्यूजन हो रहा है? एरिया वो बच्चे अभी बताए ना आपको, साउथ ईस्ट कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, फिर वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल कंट्री, उसी को चिपका दीजिए, कट कॉपी पेस्ट कीजिए। वेरी गुड। ट्रक फार्मिंग की चीज है, ट्रक फार्मिंग, प्लांटेशन क्रॉपिंग, डेयरी फार्मिंग, ये चीज। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, इजराइल का तो नाम आप लोगों ने सुना है? अभी नोट में 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिखिए और एक एक आदमी बैठे रहिएगा। आपको पता है इजराइल सब्जी बेचता है? आपको हंसी आएगा कि सर सब्जी बेच रहा है, आलू प्याज थोड़ी बेच रहा है। इजराइल एरोप्लेन से, कैसे बच्चे? एरोप्लेन से यूरोप बेचता है। कहाँ? यूरोप, और सब्जी बेचता है। तो यूरोप एरोप्लेन से सब्जी बेच रहा है तो कमाएगा कम या ज्यादा? ज्यादा। लिखिए नोट में लिखिएगा, इजराइल sells vegetable in European countries by aeroplane सोचिए एरोप्लेन से सब्जी बेच रहा है यूरोप में। सोच रही है ये इजराइल की खूबी है, तो एरोप्लेन का सब्जी सोचिए तो महंगा नहीं होगा। इजराइल इकोनॉमिकली मजबूत है, डरता तो खैर वो है नहीं। एक तो चलिए कोई खूबी है, डरते नहीं है वो लोग। अच्छा फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नीदरलैंड का नाम सुना आप लोगों ने? नीदरलैंड एक फूल होता है ट्यूलिप का फूल, हाँ फ्लावर होता है जी, हाँ तो वही ट्यूलिप का फूल को बेचता है यूरोप में, नीदरलैंड। लिखिए नीदरलैंड सेल्स ट्यूलिप फ्लावर्स, नीदरलैंड सेल्स ट्यूलिप फ्लावर, TULIP, ट्यूलिप फ्लावर। अब उधर फ्लावर फूल बेच देता है महंगा पैसे से, और जितने फूल है वो फूल खरीद लेते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपने यूपी का कन्नौज सुना है? कन्नौज लिखेंगे, कन्नौज इज फेमस फॉर KANNAUJ, कन्नौज KANNAUJ, कन्नौज इज फेमस फॉर सेंट परफ्यूम नहीं, सेंट बोला, इत्र बोलते हैं ना, इत्र छोटे छोटे होता है, इत्र ऐसे लोग लगाते हैं। गुड, SCENT सेंट, ओके। अच्छा जानते हैं सेंट लिखा आपने, आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, गुलाब का इत्र, रोज सेंट, रोज होता है ना गुलाब का फूल, रोज के सेंट की इन्वेंट खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आया। क्या है वो आपको? रोज का इत्र है, चॉकलेट का है, गुड। तो वो जो सेंट ठीक है, तो जो सेंट है, ओके, तो याद रखिएगा कन्नौज इसके लिए फेमस है, लेकिन कन्नौज क्या है, वो गुलाब के इत्र। और आपसे क्वेश्चन पूछा था गुलाब के इत्र की खोज किसने की थी, तो आप लोग को याद होगा कि मुगल में एक बादशाह था ना, शहजादा सलीम जहांगीर, अकबर का बेटा, जो अकबर ने कहा था सलीम एक कनीज हिंदुस्तान की मलिका बनेगी, तब जहांगीर ने क्या कहा था, ना बहादुर ना, ये हमारा दिल है, कोई हिंदुस्तान करता है इस पे आप ऐसे बोला था। तो उसके बाद में अच्छा अकड़ दिखा रहा है, चुनवा दिया नारकली को वो दीवारों में। तो याद रखिएगा ये जो अनारकली है
ठीक है। इसकी एक्चुअली ध्यान से सुनेगा, इसका ओरिजिनल नाम था मेहरुनिशा। क्या? मेहरुनिशा। इज इट क्लियर? तो ये जो मेहरुनिशा है ये दहेज में 3 चीजें लेकर आई थी। दहेज में कितनी चीजें लेकर आई थी? 3। माँ, बाप, भाई। क्या लेकर आई थी? 3 चीजें, माँ, बाप और भाई। तो जो मेहरुनिशा की माँ थी, ठीक है, उसी ने गुलाब के इत्र की खोज की थी। उसी ने क्या की थी? गुलाब के इत्र की खोज की थी। समझ में आया? तो चलिए खैर इनको आप पढ़ेगा नहीं, तो इस तरह से हमने इसको किया। तो कन्नौज किस लिए फेमस है? सेंट लेकिन क्या आज कन्नौज का नाम लेते हैं हम लोग, हमने अपनी विरासत को डिस्टर्ब कर दिया। वरना कन्नौज भी बहुत फेमस था, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको क्या किया जाए, अपग्रेड किया जाए। इसी लिए एग्रीकल्चर आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अच्छा सुनिए, आपको मैंने टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया था ना? टेम्परेट साइक्लोन में मैंने मेडिटेरियन क्लाइमेट भी पढ़ाया था, ठीक है। वो जो क्लाइमेट जो पूरा पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास। और देखिए अब बुक में पढ़िएगा एनसीईआरटी जो भी अगर और भी टाइप होंगे तो इसमें अपग्रेड कीजिएगा इससे। और अगर आपको लगे कि नहीं सर कुछ और भी टाइप है तो मैं फिर तुरंत उसको भी पढ़ा दूँगा। इसी को ठीक रिविजन कीजिए।